So hi everyone, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Dr. Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. आज हम लोग इस वीडियो के अंदर केटर करने वाले हैं द लास्ट चैप्टर ऑफ इकोलॉजी दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज और इसको हम लोग एक शॉट के अंदर कंप्लीट कर रहे होंगे. सो इफ यू हैव अ वेरी गुड फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, अगर आप इनिशियल 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, देन दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी केक वॉक फॉर यू गाइज. This chapter is very interesting because in a lot of ways this is related to your daily life. यानी इस चैप्टर के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें आएंगी जिनको आप अपने डेली लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, इनकलकेट कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे और बेशक उसका फायदा उठा पाएंगे. सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, एंजॉय करें और अपने 4 नंबर एटलीस्ट नीट पेपर के अंदर कंफर्म कर लें. 4 से ज्यादा मार्क्स भी आ सकते हैं क्योंकि काफी बार आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछे गए हैं. राइट, सो प्लीज मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लोग मजे ले लेकर देखें. अब बात करते हैं यार हमारी एप्लीकेशन की, दैट इज ब्रिलिक्स. सो ब्रिलिक्स इंस्टॉल कर लीजिए अपने अपने डिवाइसेस के अंदर और मंडे को इसका अपडेट आएगा. जैसे मैं आपको बता चुका हूं, सिर्फ 2 दिन बचे हैं. सो प्लीज मेक श्योर कि ये आपके डिवाइसेस के अंदर हो और आप इसे यूज करना एटलीस्ट एक बेसिक लेवल के ऊपर सीख लें. आफ्टर दैट मैं आपको एक डेमो वीडियो बना करके सिखा दूंगा कि कैसे ब्रिलिक्स एप्लीकेशन का मैक्सिमम यूज लेना है और कैसे हमारे एसएमई से आपको अपने डाउट्स पूछने हैं और एग्जामिनेशन टाइम में कैसे ये एप्लीकेशन आपकी सबसे ज्यादा यूटिलाइज्ड और सबसे ज्यादा यूजफुल एप्लीकेशन होने वाली है. सो ब्रिलिक्स एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा एज वेल एज आपको पिन्ड कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा. सो इसको एक बार फटाफट जा करके इंस्टॉल कर लो और उसके बाद इस चैप्टर के ऊपर वापस आ जाओ. सो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एनवायरमेंटल इश्यूज में सबसे बड़ा जो इशू है दैट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वो होता क्या है. यानी पॉल्यूशन क्या है, प्रदूषण क्या है. हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर पानी की क्वालिटी खराब हो रही है तो वो वाटर पॉल्यूशन है, अगर एयर की क्वालिटी खराब हो रही है तो वो एयर पॉल्यूशन है, अगर बहुत ज्यादा नॉइस हमारे कानों में पड़ रही है जो कि अनबियरेबल है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो नॉइज पॉल्यूशन है. और अगर केमिकल्स की मात्रा सॉइल में बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, अगर सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, अगर सॉइल की गुणवत्ता उससे खत्म हो रही है, तो वो सॉइल पॉल्यूशन या लैंड पॉल्यूशन है. यानी किसी भी तरीके से कुछ कारणों की वजह से अगर सॉइल, वाटर, एयर के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आते हैं जो कि अनडिजायरेबल हैं, देन दे आर गेटिंग पॉल्यूटेड. यानी व्हाट इज पॉल्यूशन? अगर हम डेफिनेशन देखें, व्हाट इज पॉल्यूशन? एनी अनडिजायरेबल चेंज. ये चेंज डिजायरेबल नहीं है, हम नहीं चाहते कि ये चेंज हो क्योंकि ये हार्मफुल है. एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर, वाटर और लैंड इज कॉल्ड एज पॉल्यूशन. और इनको रिस्पेक्टिवली उसी नाम से बुलाया जाता है. एयर पॉल्यूट हो रही है तो एयर पॉल्यूशन किस किस वजह से हो सकती है? भाई एयर जो है उसमें अच्छी अच्छी गैसेस होनी चाहिए, लेकिन अगर आप हार्मफुल गैसेस ज्यादा रिलीज कर रहे हो वाया ऑटोमोबाइल, या हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कार्बन साइकिल पढ़ी थी, अगर आप फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हो, पेट्रोल बर्न कर रहे हो, डीजल बर्न कर रहे हो, या आप अगर फायरवुड बर्न कर रहे हो, तो कार्बन का लेवल बढ़ेगा आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी एयर पॉल्यूट हो जाएगी. राइट. उसके अलावा अगर आप वाटर को देखो तो अगर आप कपड़े धोना स्टार्ट कर दोगे किसी वाटर बॉडी के पास, तो वो जो आपका डिटर्जेंट है वो वाटर में जाके मिक्स हो जाएगा. अगर आसपास कोई केमिकल फैक्ट्री है और वो अपने केमिकल्स, गंदे केमिकल रिलीज कर रही है वाटर में, तो वाटर पॉल्यूट हो जाएगा. सिमिलरली अगर आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो केमिकल्स आखिरकार लैंड में चले जाएंगे, सॉइल में चले जाएंगे और सॉइल को पॉल्यूट करेंगे. तो इनकी बायोलॉजिकल, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज अनडिजायरेबल फैशन में अगर ऑल्टर हो रही हैं, इसका मतलब वो पॉल्यूट हो जा रहे हैं. एंड पॉल्यूटेंट क्या है भाई? ऐसे एजेंट्स जो कि पॉल्यूशन करवा रहे हैं, ऐसे एजेंट जिनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है. जैसे आपका वेहिकुलर पॉल्यूशन जो है वो व्हीकल्स की वजह से होता है. आप जो गाड़ियां चलाते हैं, पेट्रोल बर्न करते हैं, उसकी वजह से होता है. तो पेट्रोल के बर्न होने से जो टॉक्सिकेंट्स निकले, दे आर पॉल्यूटेंट्स. फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से जो केमिकल पॉल्यूटेंट्स निकले, दे आर पॉल्यूटेंट्स. राइट. यानी पॉल्यूटेंट मतलब वो एजेंट जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है. ठीक है. इन सब को रोकने के लिए, पॉल्यूशन को रोकने के लिए एनवायरमेंट एक्ट आया, जिसको आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी बोलते हो. ये 1986 में लागू हुआ, यानी सन 86 के अंदर आपका एनवायरमेंट एक्ट जो है ये आपका लागू हुआ.
इसके बाद आप एयर एक्ट भी पढ़ोगे, वाटर एक्ट भी पढ़ोगे, उनके बारे में भी आपको समझाऊंगा। लेकिन पहला जो आपको याद करना है एक्ट, वो है 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, या नॉर्मल बोलो तो एनवायरमेंट एक्ट। अब देखो पॉल्यूटेंट कितने प्रकार के होते हैं। ये पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं विच वर द एजेंट्स ऑफ पॉल्यूशन, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट, दूसरा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इनकी डेफिनेशन बहुत गौर से देखना बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है? पास्ड इनटू द एनवायरमेंट इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस्ड, यानी जिस फॉर्म में ये प्रोड्यूस होते हैं वैसे ही एनवायरमेंट के अंदर चले जाते हैं। जैसे आपका SO2 है यानी सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके अलावा आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, या पार्टिकुलेट मैटर है, यानी आपके कुछ पार्टिकल्स अगर जनरेट हुए हैं कहीं से तो पार्टिकल्स एज इट इज आपके हवा में घूमते रहते हैं। लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है? ये आपका बनता है बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, यानी यहां पर जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनी है, इनके रिएक्शन से आपके बनते हैं, जैसे ओजोन और पेरोक्सी नाइट्राइल, ठीक है, या इसे पैन भी बोला जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन आपका थोड़ा ज्यादा केमिस्ट्री सेंट्रिक है, बायोलॉजी में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन ये जो एग्जांपल्स हैं ये यूजुअली आपको केमिस्ट्री के अंदर पूछे जाते हैं, राइट। ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो वो पॉल्यूटेंट जो एज इट इज बन के एनवायरमेंट में चले जाते हैं दे आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, और वो जो फिर चेंज होते हैं, यानी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स चेंज होकर बनाते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन और उसके कंट्रोल के बारे में, यानी अलग अलग चीजें जो एयर पॉल्यूशन कॉज करती हैं, एयर पॉल्यूशन से कैसे बचा जा सकता है, एयर पॉल्यूशन के क्या क्या हार्म है, एंड सो ऑन। सो पार्टिकुलेट और गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स जो निकलते हैं अलग अलग जगह से, सबसे पहले वो निकलेंगे आपके स्मोक स्टैक से ऑफ थर्मल पावर प्लांट, जहां पर एनर्जी बनाई जाती है। उनके जो स्मोक स्टैक्स हैं, जो चिमनियां हैं, उनसे बहुत ज्यादा जहरीली गैसेस निकलती हैं जो सीधा हवा में मिल जाती हैं, और अगर आप उस हवा को सांस के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर ले जाओगे तो आप भी बीमार पड़ जाओगे। एज वेल एज स्मेल्टर, स्मेल्टर मतलब जो मेटल इंडस्ट्रीज है जहां पर मेटल को प्रोसेस किया जाता है, ये भी आपकी बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस तैयार करती है। तो स्मोक स्टैक्स कहां के हैं? थर्मल पावर प्लांट के स्मोक स्टैक्स हैं ये, थर्मल पावर प्लांट्स के। और ये जो स्मेल्टर है ये है आपके मेटल प्रोसेसिंग यूनिट्स, यहां पर मेटल्स को प्रोसेस किया जाता है। सो अल्टीमेटली इनका जो आउटकम है ये बहुत बुरा हो सकता है। इनमें कुछ ऐसी गैसेस निकल सकती हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस जो बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं। अगर आप उन्हें सांस के थ्रू अंदर ले जाओगे तो आप बहुत बीमार पड़ सकते हो, इनफैक्ट आपकी डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा भाई हमें पता है कि आपकी जो गाड़ियां हैं, यानी जो व्हीकल्स है, जो ऑटोमोबाइल है, इनसे भी जहरीला धुआं निकलता है। इसलिए कहा जाता है इतनी ज्यादा गाड़ियां हो चुकी हैं आजकल कि पॉल्यूशन उनकी वजह से ही होता है। सो CPCB ने, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, इसका पूछा जाता है फुल फॉर्म नीट के अंदर, CPCB मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा हार्मफुल जो है ये है आपके 2.5 माइक्रोमीटर से कम के पार्टिकल्स, यानी 2.5 माइक्रोमीटर से कम लेंथ का जो पार्टिकल है इसे आप क्या कहोगे? पार्टिकुलेट मैटर। इसे आप कहोगे पार्टिकुलेट मैटर, यानी पार्टिकल है ये, पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 माइक्रोमीटर के साइज का, तो इसे क्या बोला जाता है? पार्टिकुलेट मैटर मतलब PM 2.5, इसे बोला जाता है PM 2.5। तो CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि सबसे ज्यादा खतरनाक पॉल्यूशन जिन पार्टिकल से होता है वो है छोटे पार्टिकल्स, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर तक चले जाते हैं। यानी अगर आप सांस ले रहे हो तो बड़े पार्टिकल्स तो आपका जो ट्रैकियल लाइनिंग है सिलिया की वो रोक सकता है, आपका म्यूकस रोक सकता है, लेकिन जो छोटे पार्टिकल है वो सीधा आपके रेस्पिरेटरी पैसेज से होते हुए, रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए आपके लंग्स को इन्वेड कर सकते हैं और आपको पल्मोनरी डिसऑर्डर्स दे सकते हैं। ये छोटे पार्टिकल इतने छोटे होते हैं 2.5 माइक्रोन साइज से भी कम के, कि अगर प्लांट ने स्टोमेटा को खोला है गैसियस एक्सचेंज के लिए तो स्टोमेटा में घुस सकते हैं और प्लांट को भी दिक्कत कर सकते हैं, यानी प्लांट की और एनिमल की दोनों की बैंड बजा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जो पॉल्यूटेंट है, जैसा मैंने कहा कि आपको पल्मोनरी प्रॉब्लम्स देगा,
या आपका जो ट्रैकियल लाइनिंग है या रेस्पिरेटरी लाइनिंग है उसमें इरिटेशन कर देगा, या आपके लंग्स को इन्फ्लेमेट करके डैमेज कर सकता है और आपकी इनफैक्ट डेथ तक भी हो सकती है। ये प्लांट के अंदर भी घुस सकता है, तो प्लांट में जो है ईल्ड, इसको ये कम कर सकता है और प्लांट की भी डेथ कॉज कर सकता है। तो ईल्ड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप जो है इसको ये कम कर देता है। ओके, ईल्ड या प्रोडक्शन को ये कम कर देता है और प्लांट की भी डेथ कॉज कर देता है। जैसा मैंने आपको बताया, ये प्लांट के अंदर भी डीप इन्वेजन कर सकता है। तो अब क्या करें? ओके, उसके लिए सबसे पहले हम ये डायग्राम देखेंगे एंड देन मैं आपको ये डायग्राम बनाकर भी दिखा दूंगा, और मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम भी लिया है, तो जो हमें मुनासिब लगेगा हम उससे पढ़ लेंगे। हालांकि तीनों जगह सेम ही चीज है। देखो यार, सबसे पहली चीज कि इस एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पहली चीज, हम कैटालिटिक कन्वर्टर लगा सकते हैं गाड़ियों में। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या मतलब है? कैटालिटिक कन्वर्टर मतलब इस कन्वर्टर के अंदर एक कैटलिस्ट लगा हुआ है। गाड़ी के अंदर एक छोटा सा डिवाइस है जिसमें एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन को फास्ट कर देने वाला। वो रिएक्शन को फास्ट कर देने वाला कैटलिस्ट किसका बना हुआ है? प्लेटिनम, पैलेडियम या रोडियम का बना हुआ है। और प्लेटिनम आपको पता है पूरे दुनिया की सबसे महंगी धातु है। तो अगर सोने से भी महंगी धातु का आप इस्तेमाल कर रहे हो और वो खराब हो जाए तो बहुत मोटा खर्चा लगेगा उसको चेंज कराने में। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाओ, लेड फ्री पेट्रोल डलवाओ, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स कम हो, जिसमें फिनाइल कंपाउंड्स आपके कम हो, क्योंकि वो क्या करते हैं, इस कैटलिस्ट के साथ छेड़ करते हैं और इसको खराब कर देते हैं, इसको इनहिबिट करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं। जैसे यहां पर नीचे लिखा भी हुआ है, लास्ट लाइन देखो, लेड जो है ये इनएक्टिवेट करती है आपके कैटालिटिक कन्वर्टर को। तो अगर आप लेड वाला पेट्रोल यूज करोगे तो भैया ज्यादा आपका कैटालिटिक कन्वर्टर खराब होगा और आपको उसे चेंज कराना पड़ेगा, मोटा खर्चा लगेगा। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है? इसके पास कैटालिसिस की पावर है। तो यहां अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन मतलब यहां पर हाइड्रो यानी वाटर बन सकता है तो वाटर बन जाएगा, और कार्बन यानी कार्बन को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो CO2 बन जाएगा। यानी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को एक कन्वर्ट कर देता है कैटालिटिक कन्वर्टर CO2 और H2O के अंदर। अब आप सोचोगे सर CO2 भी तो हार्मफुल है। मेरे भाई, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन से बहुत कम हार्मफुल है। हम ये नहीं कह रहे कि कैटालिटिक कन्वर्टर एकदम 100% शुद्ध हवा फेंकेगा बाहर, हमने बिल्कुल इस टर्म का इस्तेमाल नहीं किया। हम सिस्टम की इनएफिशिएंसीज को रिमूव करते हैं, यानी हम कोशिश करते हैं कि पहले जितना नुकसान हो रहा था उससे एटलीस्ट कम नुकसान हो, फिर अगला जो बिल्ड आएगा उसमें और कम नुकसान हो, और कम नुकसान हो, एंड हम बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ नुकसान को कम करते हुए चले जाएं। जैसे अब ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो उनमें नुकसान और कम हो रहा है। ठीक है, तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो गया CO2 और H2O में। CO यानी मोनोऑक्साइड जो बहुत हार्मफुल है वो कन्वर्ट हो गया डाइऑक्साइड में जो कंपैरेटिवली कम हार्मफुल है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये आपकी कन्वर्ट हो गई नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन तो हवा है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां पे अगर आप देखें तो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर जो है, आपका कैटालिटिक कन्वर्टर जो है, इसका कैटलिस्ट किसका बना हुआ है? इसका कैटलिस्ट बना हुआ है मेरे दोस्त आपका प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम का। प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम का बना हुआ है। अब ये जो प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम है ये बहुत महंगे हैं, कॉस्टली हैं, तो इनको आपको प्रिवेंट करना होता है। ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर हार्मफुल केमिकल को कन्वर्ट कर देते हैं, आपका हार्मफुल केमिकल को कन्वर्ट कर देते हैं आपका लेस हार्मफुल में। मैंने हार्मलेस नहीं लिखा, मैंने लिखा है लेस हार्मफुल। हार्मफुल तो हो सकता है लेकिन थोड़ा कम। ठीक है, जैसे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है तो वाटर का हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो बनेगा वाटर, प्लस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो बनेगा CO2। यहां पर अगर आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड जो है या नाइट्रोजन के और भी खतरनाक जो ऑक्साइड्स है वो मिलकर बना लेंगे नाइट्रोजन। सो ये गैसेस आप एनवायरनमेंट में रिलीज कर सकते हो, तो एटलीस्ट आपका थोड़ा सा जो है पॉल्यूशन कम हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक का मतलब रुक जाना, स्टैटिक हो जाना एक जगह पर, प्रेसिपिटेटर मतलब फिर प्रेसिपिटेट हो जाना यानी नीचे बैठ जाना। यानी आपने
इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ऐसा इस्तेमाल किया या इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ऐसा इस्तेमाल किया कि पहले चीजें आपकी स्टैटिक हुई यानी स्लो हुई और फिर नीचे बैठ गई। यानी यहां पर डस्ट पार्टिकल्स की बात की जा रही है कि पहले डस्ट पार्टिकल स्लो होंगे, फिर नीचे बैठ जाएंगे, एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। सो ये पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% पार्टिकुलेट मैटर किसी भी जगह से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव कर सकता है। यहां पर देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बना हुआ है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब देखना है काम कैसे करता है। ठीक है, देखना काम कैसे करता है। यहां से डर्टी एयर आई, ये छोटे छोटे काले काले जो पार्टिकल बने हुए हैं ये डस्ट पार्टिकल हैं या डर्टी एयर आपकी है। अब इस पे आपने कोरोना छिड़क दिया। कोरोना मतलब अपना वाला कोरोना नहीं, कोविड-19 नहीं, कोरोना मतलब आपने यहां पर ऊपर इलेक्ट्रॉन छिड़क दिए, कोरोना डिस्चार्ज कर दिया, इलेक्ट्रॉन छिड़क दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जमा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर जमा हो जाएंगे, तो इनका जो है चार्ज ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, चार्ज ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर कुछ प्लेट लगी रहती है विच आर ग्राउंडेड प्लेट्स, यानी ये अर्थड प्लेट्स हैं। इनमें जो है चीजों का जो मूवमेंट है स्लोली होता है। जैसे ये एक प्लेट है, फिर नीचे एक प्लेट है, नीचे एक प्लेट है, नीचे एक प्लेट है एंड सो ऑन। तो इन प्लेट्स के बीच में जब कोई चीज मूव करेगी तो वो स्लोली मूव करेगी, और जब कोई चीज स्लोली मूव करेगी तो वो सेटल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे पार्टिकल बैठ गया ना छोटे वाला, ऐसे पार्टिकल बैठ जाएंगे। तो डस्ट पार्टिकल जिनके ऊपर आपने इलेक्ट्रॉन लगा दिया है वो यहाँ पर सेटल हो जाएंगे और साफ हवा, प्योर हवा, हल्की जो है वो चली जाएगी। क्योंकि अब यहाँ पर आपने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन छिड़क दिया है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कुछ ना कुछ वर्क में फर्क पड़ता है आपके वजन में। तो ये बैठ जाएंगे पार्टिकल्स और बाकी प्योर हवा आपकी आगे निकल जाएगी। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। और इसके अलावा तीसरी चीज जो आती है मेरे दोस्त वो है आपकी स्क्रबर। ठीक है, S फॉर स्क्रबर, S फॉर SO2, S फॉर स्क्रबर, S फॉर SO2। ये SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। क्या करता है, नीचे से आप गंदी हवा भेजो, एक पूरा का पूरा चैम्बर है, नीचे से गंदी हवा जा रही है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी है, और ऊपर से आपने वाटर और लाइम का स्प्रे नीचे डाल दिया, तो वाटर और लाइम के साथ सल्फर रिएक्ट करेगा और वो नीचे आ जाएगा बहती फुहारों के साथ, और क्लीन हवा, हवा को तो कौन ही रोक पाए आज तक, वो ऊपर चली जाएगी। तो यहां पर देखो मेरे भाई, डर्टी एयर आपने यहां से डाली, डर्टी एयर आपकी इस साइड जा रही है, सल्फर वगैरह भी इसके अंदर मिक्स्ड है, ऊपर से आपका वाटर और लाइम का स्प्रे आया, वाटर और लाइम का स्प्रे आया, नीचे से हवा जा रही है, ऊपर से स्प्रे आ रही है, तो स्प्रे के साथ आपका सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जो है ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे और क्लीन हवा आपकी ऊपर चली गई। इसे आपने बोला स्क्रबर, इसे आपने बोला। तो तीन चीजें हमने पढ़ी। सबसे पहली चीज थी आपकी कैटालिटिक कन्वर्टर, जिसमें पैलेडियम, प्लेटिनम और रोडियम का कैटलिस्ट लगा हुआ था। दूसरी चीज हमने पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो 99% पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करती है। और तीसरा हमने पढ़ा स्क्रबर, जो SO2 को रिमूव करता है। ऐसे हम लोग एयर पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल से बढ़ते पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम लोग CNG इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि मेरी जो गाड़ी थी उसमें पहले पेट्रोल था। ओके, मेरे पास बलिनो कार है, उसमें पेट्रोल था सबसे पहले, बट आई हैव फिटेड CNG इन इट सो दैट आई कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूटिंग अ बिट लेस। ओके, तो CNG का इस्तेमाल करने से क्या है, सबसे पहला तो ये सस्ता है। ओके, ये सस्ता है, ठीक है। तो अगर मतलब पेट्रोल का भाव अभी चल रहा है लगभग 103-104 रुपए के आसपास चल रहा है, 100 रुपए मान लो मोटा मोटा, तो CNG का भाव जो है 70-75 के आसपास है। लेकिन CNG में माइलेज भी अच्छी मिलती है, तो ओवरऑल आपकी कॉस्ट घट रही है। समझ लो यार, मेरी गाड़ी का मैं बताता हूं, तो मेरी गाड़ी 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है इन पेट्रोल, ठीक है। और 100 रुपए का मैंने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, तो 1 किलोमीटर कितने रुपए में चली भाई, 1 किलोमीटर चली मेरी पर 5 रुपए, 5 रुपए में 1 किलोमीटर चली। वही मैं CNG की अगर बात करूं तो लगभग 30 की एवरेज देती है, 25 से 30 की एवरेज देती है। ओके, पर केजी में आती है। तो ये आपका CNG का डेटा है। CNG मेरे को कितने की पड़ती है, लगभग 75 की पड़ती है। तो 75/30 अगर आप करोगे तो कितना पड़ रहा है, लगभग आपका 2.5 रुपए के आसपास पड़ रहा है। तो 1 किलोमीटर जो है आपको कितने रुपए में पड़ेगा, 2.5 रुपए में पड़ेगा। यानी आपका क्या हुआ, डबल पैसे की बचत हो रही है। अगर आप समझ लो 1000 किलोमीटर चलते हो
तो आप अगर पेट्रोल डलवाते तो आपको डबल महंगा पड़ जाता, इसीलिए इट इज चीपर, इट बर्न्स कंप्लीट। सो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन यहां पर कम बचते हैं। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो मैंने कहा था बहुत ही हार्मफुल है, जिसको हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे थे, तो इनके रिमेन्स जो हैं ये कम हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इट कैन नॉट बी साइफन्ड ऑफ, मतलब पेट्रोल की नलकी काट के चोरी करी जा सकती है स्कूटी बाइक में। बाइक में तो यार काफी बार आपने देखा होगा कि जब सर्विसिंग होती है तो एक नलकी निकालो और वॉल्व को खोलो और सारा का सारा पेट्रोल जो है बाहर आ सकता है। ओके, मिलावट नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। लेकिन अभी एक ही कौन है, अडानी साहब, उसका कर रहे हैं इलाज। तो ये भी खुशी की बात है कि बहुत जल्दी जो है आपकी पाइपलाइंस भी हर जगह पर आ जाएंगी। हमारे इलाके में भी बहुत जोरों शोरों से पाइपलाइंस बिछ रही हैं, तो अभी जो है पाइपलाइंस आ जाएंगी। पहले यही कौन था कि भाई इसको पहुंचाए कैसे, सस्ती है, अच्छी है, बढ़िया है, इसको पहुंचाए कैसे। एक दूसरा जो कौन है जो आप लिखना चाहो, वो यार मेरे को तभी पता लगा जब मैं भरवाने लगा सीएनजी, इसमें टाइम बहुत लगता है भाई। अगर पेट्रोल में आपकी टंकी फुल होने में, जैसे मेरी जो टंकी है वो अराउंड 35 लीटर की टंकी है, उसको पूरा होने में मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे, यानी आप 1 मिनट में 10 लीटर पेट्रोल भी डाल सकते हो। लेकिन सीएनजी एक तो उसका जो टैंक है वो काफी छोटा होता है, जो सिलेंडर है काफी छोटा होता है, मुश्किल से 10-12 मैक्स टू मैक्स मैंने जो सुना है 14-15 केजी का आपका सीएनजी का वो होता है सिलेंडर। उतनी भी नहीं भरती, बिकॉज हर बार थोड़ी कम ही सीएनजी आती है, वो कभी फुल नहीं होती, और उसमें टाइम भी खूब लगता है, राइट। इट टेक्स वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू फिल दैट अप। सो लाइन बहुत लंबी होती है, इसलिए सीएनजी की जाके देखोगे ना, खड़ा हो चुका 20-25 बार। सो आई अंडरस्टैंड दिस, राइट। सो बस ये दो चीजें हैं, पाइपलाइन सॉल्व हो जाएगी टाइम की, उसके बाद किल्लत आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा सेंटर्स होंगे सीएनजी के, ज्यादा गाड़ियां आएंगी, कुछ ईवी में चलेंगी, कुछ आपके पेट्रोल में चलेंगी, तो हो सकता है सीएनजी में टाइम का इशू भी सॉल्व हो जाए। सो दैट्स व्हाई सीएनजी इज इंपॉर्टेंट। अब जो नॉइज पॉल्यूशन है, ये एक तरीके से एयर पॉल्यूशन के अंदर ही ले लिया गया है, ठीक है। तो एयर एक्ट जो है ये कब आया था, एयर एक्ट जो है ये 1981 में आया था। 1986 में आया था एनवायरमेंट एक्ट, उससे पहले आया था भाई ये एयर एक्ट, और इसका अमेंडमेंट किया 1987 में। और क्या कहा गया 1987 में कि भैया नॉइज पॉल्यूशन को भी इसी के अंदर इंक्लूड करो, ठीक है। जो मैंने आपको बताया नॉइज पॉल्यूशन, इट इज इंक्लूडेड इन एयर पॉल्यूशन, ठीक है, ये एयर पॉल्यूशन का ही पार्ट है। बोले भैया इसको भी इंक्लूड करो, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो नॉइज पॉल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। नाउ अगर आप 150 डेसिबल से ज्यादा आवाज सुन लेते हो, ओके, अगर आप 150 डेसिबल से ज्यादा आवाज सुन लेते हो तो वो पॉल्यूशन में काउंट होती है। कुछ ऐसे इलाके जहां पर पेशेंट्स रहते हैं, वहां पे हॉर्न फ्री जोन्स का बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, यहाँ पर देयर आर हॉर्न फ्री जोन्स। आप हॉर्न नहीं बजा सकते क्योंकि यहाँ पर लोग रह रहे हैं, और यहाँ से मेन रोड जो है वो भी काफी दूर है। इनफैक्ट ये जो है स्कूल्स के आसपास और हॉस्पिटल्स के आसपास भी किया जाता है, और कुछ होटल्स के आसपास भी किया जाता है कि होटल जो है बिल्कुल सड़क पे स्टार्ट ना होकर थोड़े पीछे स्टार्ट होंगे। अगर कोई बड़ा होटल है तो वो जस्ट आपके एंट्रेंस से स्टार्ट नहीं होगा, पहले आप थोड़ा चल के जाएंगे दूर, गाड़ियां वाड़ियां खड़ी करेंगे, अंदर की साइड होटल होता है, जिससे कि लोगों को आवाज से तकलीफ ना हो। क्योंकि जो हार्ट पेशेंट्स है ना, उनके हार्ट की जो बीट्स है वो यूजुअली उसी म्यूजिक के साथ रिदम पेस मेंटेन करने लग जाती हैं, जिस बीट का म्यूजिक बज रहा हो एक हद तक, राइट। ऐसा नहीं है एकदम मैच हो रहा है, दैट इज नॉट द केस। लेकिन जैसे अगर बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है, तो अगर कोई हार्ट का पेशेंट है आपके घर पे, आई होप ना हो, लेकिन अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट फैक्ट कि उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाती है और उनकी सांस लेने का रेट बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई हॉर्न फ्री जोन्स बनाओ। तो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, अगर आप बहुत तेज आवाज सुन लेते हो तो आपके ईयर ड्रम्स जो है वो खराब हो सकते हैं। जैसे आपने अगर किसी जेट को टेक ऑफ करते हुए सुन लिया तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, यानी ईयर ड्रम जो है डैमेज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाती है हार्ट बीट और ब्रीदिंग, अगर आप बहुत खतरनाक म्यूजिक सुन लेते हो तो। स्लीपलेसनेस, यानी अब कान में कोई डीजे बजा के बैठा है तो नींद तो आने से रही, तो नींद नहीं आती, और स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। यानी ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जैसे हार्ट का डिसऑर्डर, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है दिमाग से रिलेटेड, जैसे सर फटना, बहुत ज्यादा हेडेक होना, नींद ना आना, एंड सो ऑन, एंजाइटी होना। ये आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, ये सारे आपके खतरनाक आवाज से हो सकते हैं। तो क्या करें, साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल करें। एक ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा ठोक पीट होती है कि हाँ भाई कोई चीज जो है वो बहुत ज्यादा ठक ठक की आवाज कर रही है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, उनके अंदर साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगाओ।
जैसे कोई सिनेमा हॉल है तो सिर्फ अंदर हमें आवाज सुनाई देती है ना, बाहर नहीं जाती आवाज। जब आप गेट खोल के अंदर जाते हो तो ही आपको आवाज आनी स्टार्ट होती है, क्योंकि वहां पर आपके मफल्स लगे हुए होते हैं जो आवाज को अंदर ही अंदर रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते। प्लांट करो ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी पॉल्यूशन के लिए कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। ओके, डिलिमिटेशन ऑफ हॉर्न फ्री जोन्स, हॉर्न फ्री जोन्स बनाओ स्कूल्स के पास, खासकर हॉस्पिटल्स के पास एंड रेजिडेंशियल एरियाज के आसपास। और क्रैकर्स का और डीजे का परमिसिबल साउंड लेवल और परमिसिबल टाइम ट्रैक रखो, कि भाई ऐसा नहीं है कि डीजे कभी भी बज रहा है। जैसे हमारे शहर के अंदर 10 बजे की टाइमिंग है रात की, तो टाइमिंग को आप डिसोबे नहीं कर सकते। टाइमिंग्स फॉर लाउड स्पीकर हर जगह पर होती हैं और उसे हमें जो है ओबे करना चाहिए बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब आपके जो व्हीकल्स हैं इनके लिए अलग अलग पॉलिसीज आई थी। तो सबसे पहले जो यूरो 2 पॉलिसी है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड पॉलिसी है, उसको देख के हमने भारत 2 नॉर्म्स अप्लाई किए इंडिया के अंदर, ठीक है। यानी ये कुछ ऐसे लॉज थे, कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो कि व्हीकुलर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भारत के अंदर लाई गई थी। तो यूरो 2 नॉर्म को ही थोड़ा बहुत चेंज करके हमने भारत 2 नॉर्म्स तैयार किए, ठीक है। तो इसमें पहली चीज क्या थी आपकी, एक सेकेंड यार हाइलाइटर ले लेता हूं। इसमें पहली चीज क्या थी आपकी, ऑटो फ्यूल पॉलिसी, यानी कि जो भी आपके व्हीकल चल रहे हैं उनसे पॉल्यूशन कम से कम हो। कैसे, जो आपके यूरो 3 नॉर्म्स है इनको इंप्लीमेंट किया गया। ओके, इनमें क्या बताया गया, इनमें बताया गया, या भारत 2 नॉर्म के अंदर क्या बताया गया कि सल्फर का जो अमाउंट है, मैंने आपको क्या बताया था, सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट और आपका जो फिनॉल्स है, सल्फर है, इनका कंटेंट काफी कम होना चाहिए पेट्रोल डीजल के अंदर। तो सल्फर का जो कंटेंट है ये 350 ppm था, ओके, और डीजल का जो कंटेंट है ये 150 ppm था। ओके, अब अपॉलॉजीज, सल्फर कंटेंट जो है 350 ppm था और 150 ppm था इन डीजल एंड पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। इसको हमें ब्रिंग डाउन करना है, इसको हमें 50 ppm लेके आना है इन बोथ पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है इसका अमाउंट आपका 42% के आसपास था, जिसको हमें घटा करके कितना लेके आना है, 35% के आसपास लेकर आना है, रिड्यूस टू 35% लेकर आना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें व्हीकल्स के इंजन्स अपग्रेड करने पड़ते हैं। ऑलराइट, आने वाले टाइम में और बेहतर इंजन्स आएंगे जो कि फ्यूल को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करे, अच्छे तरीके से बर्न करे, और फ्यूल जो है इसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेट्रोल में बहुत हाई ppm ऑफ आपका सल्फर है, डीजल में भी अच्छा खासा सल्फर आपका देखने को मिल रहा है, उसको हमें कम करना है टू 50 ppm, 350 और 150 से 50 पे लाना है। और जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है उनको 42 से हमें किस पे लाना है, 35% के ऊपर लेके आना है, ठीक है। अभी आपका अप्रैल 2017 में 234 व्हीकल्स के लिए भारत 4 नॉर्म्स जो हैं ये आपके कर दिए गए हैं इंप्लीमेंट, भारत 4 नॉर्म्स जो है इंप्लीमेंट कर दिए गए, ठीक है। तो अब लेटेस्ट आपका जो नॉर्म है वो आ चुका है फॉर ऑल द व्हीकल्स 234 सबके लिए। पहले एनसीईआरटी में एक अलग टेबल दिया गया था, 2 व्हीकल्स के लिए, 2 व्हीलर्स के लिए अलग रूल थे, 3 व्हीलर्स के लिए अलग, 4 व्हीलर्स के लिए अलग। अब नाउ दे हैव सेम काइंड ऑफ रूल्स, सेम काइंड ऑफ रूल्स। So this is about air pollution and noise pollution. I hope you got it very well. Now the second topic that we need to take into account is water pollution. Water pollution. आखिर होता कैसे है वाटर पॉल्यूशन? तो आपके घरों से जो गंदगी निकलती है ना, जो आपका सीवेज निकलता है, उसमें जो 99.9% वाटर है वो मौजूद है, गंदगी सिर्फ 0.1% है। यानी जो पानी हम टोटली गंदा समझते हैं यार, उसमें है ना 99% से भी ज्यादा साफ पानी है, इनफैक्ट 99.9%, सिर्फ 0.1% गंदगी है जो उस पानी को गंदा बनाती है। इस 0.1% गंदगी में क्या है, आपके सस्पेंडेड सॉलिड्स, यानी कुछ सॉलिड्स जो आपके सस्पेंड हो जाते हैं, जैसे आपकी मिट्टी है, आपकी बालू है एंड क्ले है। तो ये सैंड, सिल्ट एंड क्ले जो है ये सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं जो नीचे बैठ जाते हैं। आप एक ग्लास लो पानी का और उसमें मिट्टी मिला दो तो मिट्टी आपके नीचे सेटल हो जाएगी और आपका पानी ऊपर रहेगा, तो मिट्टी सेटल हो गई बिकॉज इट इज गॉट सस्पेंडेड, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप कोलॉइडल मटेरियल देखोगे तो कोलॉइडल मटेरियल में क्या होता है, आपका फीकल मैटर होता है, आपके कुछ बैक्टीरिया है फीकल मैटर में जो कि डिजीज कॉज करते हैं, आपके कुछ कपड़े वगैरह है
और पेपर फाइबर है जो पानी में मिलते नहीं है लेकिन पानी में आपके मस्त पड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं पानी के साथ, सो इट इज कोलॉइडल मैटर। और कुछ ऐसी चीजें जो पानी में एकदम मिल जाती हैं जिनको पानी से अलग करना बहुत मुश्किल है और इनका साइज भी बहुत छोटा है, जैसे न्यूट्रिएंट्स है, जैसे नाइट्रेट है, अमोनिया है, फॉस्फेट है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये इतने छोटे होते हैं कि इनको निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो सबसे ज्यादा जो भारी भरकम टास्क है ना जिस चीज को निकालना, वो यही है। यानी जब हम वाटर क्लीनिंग की बात करते हैं, समझ लो यार आपके घर पे पानी है, वो बहुत गंदा है, उसके अंदर ये तीनों चीजें पड़ी हुई हैं, तो आप क्या करोगे, आप अगर पानी को फिल्टर कर दोगे, या समझ लो ऊपर कोई कपड़ा तैर रहा है, आप सबसे पहले उस कपड़े को निकाल दोगे, यानी टॉप से जो चीजें निकल सकती है वो टॉप से निकाल दोगे, और सबसे नीचे जो पार्ट है आपका, जो सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, जो नीचे जमा हो चुके हैं, उसको भी आप लोग अलग कर सकते हो बाय सेडिमेंटेशन। भाई फिल्ट्रेशन से ऊपर का पानी साफ कर दो, सेडिमेंटेशन से नीचे का कर दो। बीच वाला जो पानी है वो तो साफ ही दिख रहा है ना, उसमें फॉस्फेट, नाइट्रेट ये तो दिखेंगे नहीं, सब साफ दिख रहा है, लेकिन मेन यही है, यही तो नुकसानदायक है, राइट? इसमें भी बहुत गड़बड़ है, तो इसीलिए इसको क्लीन करना ही सबसे बड़ा टास्क माना जाता है। अब देखो यार यहां पर क्या हो रहा है, ये आपका सीवेज है, यहां से आपका गंदा पानी आ रहा है, इसमें आपका बैक्टीरिया भी आ रहा है जो कोलॉइडल मैटर का पार्ट है, नाइट्रेट भी है, अमोनिया भी है, जो चीजें आपके एल्गी का फूड होती हैं, यानी नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट ये सब खा के ना एल्गी ग्रो करता रहता है। तो अगर ये सारी चीजें नई नई आई हैं पानी में, तो एल्गी की ग्रोथ ज्यादा होगी, यानी अलगल ब्लूम बन जाएगा, जो आपको पानी के ऊपर काई दिखाई देती है, इतनी एल्गी फैल जाती है। जितना गंदा पानी, जितने उसमें न्यूट्रिएंट्स, उतना अलगल ब्लूम ज्यादा बनेगा, तो एल्गी की ग्रोथ होती है खतरनाक, ठीक है? एल्गी की ग्रोथ होती है खतरनाक। तो एल्गी क्या करता है, सारे ऑक्सीजन को खाना स्टार्ट कर देता है कि यार सारा ऑक्सीजन ना मैं ही खा जाऊं अकेला, बस भाई सबसे ज्यादा यही है। तो ये क्या करेगा कि सारा ऑक्सीजन मैं खा जाऊं। तो वहां पर जो फिशेज हैं, क्या इनको ऑक्सीजन मिल पाएगा? क्या वहां पर जो छोटे मोटे एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिल पाएगा? नहीं। तो लो ऑक्सीजन की मदद से या लो ऑक्सीजन की वजह से उन फिशेज की, उन एनिमल्स की डेथ हो जाती है। सो दैट्स व्हाई पानी को साफ रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लोग गंदा पानी रिलीज नहीं कर सकते इन द वाटर बॉडी, क्योंकि भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी, एनिमल्स और प्लांट्स की डेथ होने लग जाएगी, सिर्फ एल्गी एल्गी आपका एक टाइम के बाद बचेगा। तो क्या करें पानी को साफ रखने के लिए? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को हमें कम करना है। ये कंसेप्ट हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक और बार पढ़ाऊंगा। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है बैक्टीरिया को। कुछ बैक्टीरिया का काम होता है ऑर्गेनिक मैटर को खाना। समझ लो पानी है वो बहुत गंदा है, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक कंटेंट है। अब मैंने बैक्टीरिया को बोला भाई सारे ऑर्गेनिक कंटेंट को खा जाओ, क्योंकि ये तो तुम्हारा खाना है, इसको खा जाओ फटाफट। तो बोले यार मैं खा तो जाऊंगा, लेकिन इस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए मुझे ऑक्सीजन लगेगा। मैंने कहा ले लो ऑक्सीजन। तो उन्होंने कितनी ऑक्सीजन ली? टू ब्रेक दैट ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितना पानी गंदा उतना ऑर्गेनिक मैटर, भाई जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा बैक्टीरिया को उसे तोड़ने में। तो अगर बीओडी ज्यादा है, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब पानी बहुत गंदा है, यानी बीओडी ज्यादा मतलब पानी गंदा, गंदगी ज्यादा। और एक टाइम के बाद बीओडी कम हो गई, यानी बैक्टीरिया बोल रहा है यार ज्यादा ऑक्सीजन मत दो, इतना कम ऑर्गेनिक कंटेंट है, इसको तो हम वैसे ही तोड़ देंगे कम ऑक्सीजन में। यानी ऑक्सीजन डिमांड कम हुई। ऑक्सीजन डिमांड कम मतलब आपका ओवरऑल अगर आप देखो तो पानी साफ यानी गंदगी कम, ठीक है? यानी बीओडी ज्यादा, बीओडी ज्यादा तो गंदगी ज्यादा, बीओडी ज्यादा तो गंदगी ज्यादा, एंड वाइस वर्सा, बीओडी कम तो गंदगी कम, एंड वाइस वर्सा, बीओडी कम तो गंदगी कम, ठीक है? अब देखो ये जो डायग्राम है इसको यहां पे समझाता हूं आपको। देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे सीवेज डिस्चार्ज हुआ है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सीवेज डिस्चार्ज यानी यहां पर गंदगी आई है इस लाइन के पास। इससे पहले गंदगी नहीं थी, इससे पहले गंदगी नहीं थी तो क्या था आपका, ये जो रेड कलर से दिखाया है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये खूब था, पानी में ऑक्सीजन खूब है, क्योंकि यूज कम हो रहा है। भाई बीओडी कम है ना, पानी साफ है तो बीओडी कम है, तो ऑक्सीजन खूब सारा था, बैक्टीरिया यूज ही नहीं कर रहे थे तो पड़ा हुआ है खुले में। और बीओडी जो है ये एकदम कम थी, यानी पानी आपका साफ था। अब इसको यहां पर लिख लो भाई अच्छे तरीके से,
बीओडी आपके यहां पर कम है, यानी पानी आपका साफ है। पानी अगर साफ है तो ऑक्सीजन मैक्सिमम होगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मैक्सिमम है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मैक्सिमम है क्योंकि बैक्टीरिया भैया ऑक्सीजन को खा ही नहीं रहे। पानी साफ है तो ऑक्सीजन लेने के बाद डाइजेस्ट क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर कम है, यानी ऑर्गेनिक मैटर कम है। ठीक है, अब जैसे ही आपने सीवेज डाला यहां पर, जैसे ही आपने गंदगी डाली तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई अचानक से। ऑक्सीजन डिमांड अचानक से बढ़ गई, क्यों? अचानक से गंदगी आ गई, बैक्टीरिया ने बोला अरे भाई ऑक्सीजन लाओ, बहुत गंदगी आ चुकी है, तो अचानक से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई और ऑक्सीजन का, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल अचानक से कम हो गया क्योंकि सारी ऑक्सीजन तो बैक्टीरिया खा रहा है। तो यहां पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, तो यहां पर क्या कह सकते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो गया, बिल्कुल हो गया, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो गया, बिल्कुल हो गया। अब जब आप आगे आगे जाते रहोगे तो बैक्टीरिया जो है पानी साफ करता रहेगा, तो बीओडी धीरे 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 कम होती जाएगी क्योंकि पानी धीरे 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 साफ होता जा रहा है, बैक्टीरिया उस पर एक्शन कर रहा है, और यहां ऑक्सीजन अगर बैक्टीरिया कम ले रहा है तो पानी के अंदर बढ़ता चला जाएगा। यह आपका ग्राफ है। सो इनिशियली जब आपने गंदगी डाली तो फिशेस किल होने लग गई, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं था, तो लेंगी क्या? बट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इतना कम हो गया, फिशेस की डेथ होने लग गई। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ा, फिशेस वापस आने लग गई, जो बची हुई फिशेस थी उन्होंने रिप्रोड्यूस करके नई फिशेस बना ली। ये बात है, ठीक है। अब देखो, अगर आप सीवेज वाटर डाल देते हो एक वाटर बॉडी के अंदर, तो अब इस सीवेज वाटर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फेट, यानी नाइट्रेट और फॉस्फेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एल्गल ग्रोथ के लिए। तो एल्गी जो है यहां पर एक्सेसिव ग्रोथ करेगी तो एल्गल ब्लूम बन जाएगा। अगर एल्गल ब्लूम बन जाएगा तो ये आपका क्या करेगी, सारे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को खत्म कर देगी। भाई एल्गी खुद ही खुद डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन खा लेगी, तो बीओडी विल इंक्रीज, तो एक्वाटिक एनिमल्स डाई करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि हमने यहां पर बात करी थी इस डायग्राम के अंदर नीचे वाले में। सेम वही चीजें थ्योरी के फॉर्मेट में आपको बता रखी हैं। अब यहां पर एक चीज देखो, वाटर हायासिन, जिसको आप टेरर ऑफ बंगाल बोलते हो और आइसोर्निया बोलते हो साइंटिफिक लैंग्वेज में, ये वाटर हायासिन जब वाटर में लगाया जाता है तो इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत है, फ्लावर्स बहुत कलरफुल है, तो इसे लेकर आए थे हम एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट। यार ये तो शोभा बढ़ा देगा एक पॉन्ड की, लेकिन इसने इतना ऑक्सीजन खाना स्टार्ट कर दिया और इतना तगड़े तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया अपने आप को कि बाकी ऑर्गेनिजम्स तक के हक का ऑक्सीजन ये खा गया, एंड अल्टीमेटली अदर ऑर्गेनिजम्स स्टार्टेड डाइंग। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, सीवेज जो है आपका होम से और हॉस्पिटल से निकलता है, इनमें काफी सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स भी होते हैं, जैसे डाइसेंट्री कॉज करने वाले, टाइफॉइड कॉज करने वाले, जॉन्डिस कॉलेरा कॉज करने वाले। देयरफॉर इनकी ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस वेस्ट इज इंपॉर्टेंट। देयरफॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस वेस्ट इज इंपॉर्टेंट। तो हॉस्पिटल वेस्ट जो है इसमें क्या करा जाता है, यूजुअली इंसनरेशन करा जाता है, यानी इन चीजों को, हॉस्पिटल वेस्ट को डायरेक्टली जनता तक ना पहुंचा करके, मतलब खुले में ना डाल करके, यूजुअली जला दिया जाता है बाय टेक्निकल प्रोसेस कॉल्ड एज इंसनरेशन। ठीक है, अब देखो यार, देयर आर सम थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका इंडस्ट्री से निकलने वाला पानी पहुंच जाए, या इंडस्ट्री से निकलने वाला केमिकल वाला पानी पहुंच जाए किसी वाटर बॉडी तक, तो उसमें बहुत हार्मफुल केमिकल हो सकते हैं, जैसे डीडीटी, जो आज के दिन में बैन हो चुका है। इसका मतलब है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, ये अभी बैन हो चुका है। तो डीडीटी और काफी सारे हैवी मेटल्स जो है, जैसे मर्क्यूरी, कैडमियम, कॉपर, लेड, ये आपके रिलीज हो सकते हैं इन द वाटर बॉडी, और ये जो है बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं organisms को, because they are highly toxic. They are highly toxic. Why they are highly toxic? Because they can't be metabolized easily. They can't be metabolized easily. भाई समझ लो, आपने आलू का पराठा खाया, तो क्या वो आपके लिए हार्मफुल है? नहीं,
क्यों? क्योंकि तुमने आलू खाया विच इज स्टार्च, स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और H2O में और आपको दे देगा एनर्जी। भाई यही तो चाहिए था, तो खाओ आलू के पराठे, कौन मना कर रहा है, राइट? लेकिन अगर आपने खा लिया मरकरी का पराठा तो भाई तुम खत्म, क्योंकि मरकरी मेटाबोलाइज करना हमारे बस की बात नहीं है। तो हमारी बॉडी में जमा हो जाएगी, जमा हो जाएगी तो आसपास के एंजाइम्स को किसी को इनहिबिट करने की कोशिश करेगी, किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन के बीच में उंगली करने की कोशिश करेगी, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस दिखाएगी जो अभी आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव इन एन ओवरऑल टर्म एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू हार्म यू अप, राइट? इट इज जनरली गोइंग टू हार्म यू अप। सो यहां पर अच्छा ये थोड़ा सा गलत हो रखी है वैल्यू, इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। 0.003 ppb, इसे हम क्या कहते हैं? यहां पर अगर आप देखोगे तो हम लोग पढ़ रहे हैं बायोमैग्निफिकेशन, यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं बायोमैग्निफिकेशन। कई चीजों का अमाउंट बढ़ता चला जाता है एक इकोसिस्टम के अंदर, कई चीजों का अमाउंट एक इकोसिस्टम के अंदर बढ़ता ही चला जाता है। जैसे पानी जो है उसमें अगर DDT का लेवल 0.003 ppb है, तो जब ज़ूप्लैंक्टन इस पानी को कंज्यूम करेंगे फाइटोप्लैंक्टन के बाद, तो उनमें 0.04 ppm हो जाएगा लेवल, क्योंकि बहुत सारा पानी वो कंज्यूम करेंगे तो बहुत सारे DDT मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब एक छोटी मछली जो है बहुत सारे ज़ूप्लैंक्टन को खाएगी तो इसके अंदर और लेवल बढ़ जाएगा DDT का। फिर बड़ी मछली काफी सारी छोटी मछलियां खाएंगी तो इसके अंदर और लेवल बढ़ जाएगा DDT का। फिश ईटिंग बर्ड्स और ज्यादा खाएगी तो और ज्यादा लेवल बढ़ जाएगा आपके DDT का। और ये DDT कैसे हार्म करती है? अब ये फिश ईटिंग बर्ड जो है ना, अब ये जो बर्ड है इसके अंदर बहुत ज्यादा DDT हो गई, तो इस बर्ड के अंदर DDT जब जमा होती जाएगी तो ये क्या करेगी? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगी। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगी तो जो अंडे बनते हैं इन पक्षियों के, कैल्शियम के अंडे, कैल्शियम का कवर रहता है उनके ऊपर, उनका शेल जो है वो थिन होने लग जाएगा, जिसकी वजह से उन अंडों की प्रीमेच्योर ब्रेकिंग हो जाएगी और ये जो चिड़िया है इनके बच्चे पैदा ही नहीं हो पाएंगे और कुछ सालों बाद ये चिड़िया धरती पे से गायब हो जाएगी। यहां पर देखो मेरे भाई क्या हुआ, यहां पर देखो क्या हुआ, इट इज 0.003 पार्ट्स पर ओके बिलियन आएगा यहां पे, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। इसके बाद आप यहां पर देखोगे 0.04 पार्ट्स पर मिलियन, यहां पर देखो 0.5 पार्ट्स पर मिलियन, तो 0.04 से 0.5 लगभग 10 गुना का फर्क आ गया। फिर 0.5 से 2 ppm लगभग आपका 4 गुना का फर्क आ गया। फिर 2 ppm से आपका यहां पर आता है 25 ppm, ये पुरानी NCERT का है इसलिए इसमें थोड़ी बहुत गलतियां हैं, यह आ जाएगा आपका 25 ppm, यानी लगभग 12 गुना का फर्क आ गया। हर लेवल पे आपका ये जो नंबर है ये बढ़ता हुआ ही चला जाएगा, ठीक है, बढ़ता हुआ ही आपका चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 0.003 ppb है तो इसको ppm में कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपके 3 जीरो और लग जाएंगे, आगे 0.0030 और लगा दो 3 ppm। तो इसको 0.04 में कन्वर्ट कर रहे हो, 0.03 में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या हुआ, यहां पर आगे आपके 4 पॉइंट्स खिसकेंगे ppm में कन्वर्ट करने के लिए, यानी यहां पे आपका 10,000 गुना जो है लेवल बढ़ा, क्योंकि बहुत सारा पानी पी सकता है एक ऑर्गेनिज्म, 10,000 गुना आपकी बढ़ोतरी हो। इसके बाद 0.04 टू 0.5 लगभग आपकी 10 गुना बढ़ोतरी हो। फिर आपकी 0.5 टू 2 ppm लगभग आपकी 4 गुना बढ़ोतरी हुई और 2 ppm टू 25 ppm लगभग आपकी 12.5 गुना बढ़ोतरी हुई। यानी हर लेवल पे आपकी बढ़ोतरी हो रही है DDT के लेवल के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो यहां हुई है 10,000 गुना, जब वाटर से ज़ूप्लैंक्टन के अंदर DDT जाता है। इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, यानी एक बायोलॉजिकल सिस्टम में मैग्नीफाई हो रहा है एक चीज का नंबर, दैट इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है? व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, यानी हर बढ़ते लेवल के साथ साथ टॉक्सिकेंट का लेवल बढ़ रहा है, इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका DDT जो कि हमने देख लिया, ठीक है। अब आता है यूट्रोफिकेशन।
यूट्रोफिकेशन मतलब एजिंग ऑफ ए लेक, नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक। एजिंग ऑफ ए लेक मतलब लेक जो है बूढ़ा होता जा रहा है, और लेक जब बूढ़ा होगा ना तो वो जमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए एक लेक था, एक वाटर बॉडी थी, उस वाटर बॉडी के अंदर आपने किसी केमिकल इंडस्ट्री से आने वाले केमिकल्स डाल दिए, तो उन केमिकल्स की वजह से अब बहुत ज्यादा आपके क्या होंगे, एल्गी ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, एल्गल ब्लूम बनेगा। मेरे भाई एल्गल ब्लूम बनेगा तो और भी ज्यादा प्लांट्स फिर वहां पर अपनी जड़ें गड़ाना स्टार्ट कर देंगे, एंड बहुत जल्द वो जो एल्गल ब्लूम है उसकी वजह से सारा पानी खत्म होने लग जाएगा, ऑर्गेनिजम्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो होता है नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, जो नेचुरली होता है, बहुत स्लोली एक एज लेक करता है, लेकिन दूसरा होता है कल्चरल या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन, जिसमें आपके इनपुट्स भी लगते हैं, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये होता है। अब समझ लो आप अपने सीवेज वेस्ट को डायरेक्टली डाल रहे हो नदी के अंदर, तो नाइट्रोजन और फॉस्फेट आ चुके हैं एक पर्टिकुलर लेक के अंदर, लेट से, या एक पर्टिकुलर पॉन्ड के अंदर, तो क्या उसके अंदर अल्गल ब्लूम जल्दी बनेगा? भाई नेचुरली तो थोड़े कम कम आ रहे थे नाइट्रोजन फॉस्फेट, अब तो दबा के आ गए इकट्ठे एक ही दिन में, तो क्या जल्दी जल्दी अल्गल ब्लूम बनेगा? बिल्कुल। तो क्या ऑक्सीजन डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा? यस। तो क्या डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की? बिल्कुल। तो क्या ये जल्दी लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या जल्दी लेक खत्म हो जाएगा? बिल्कुल। तो स्पीड अप हो जाता है ये प्रोसेस ऑफ एजिंग ऑफ अ लेक कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल हीटेड थर्मल वेस्ट वाटर, राइट, हीटेड थर्मल वेस्ट वाटर, समझ लो एक थर्मल प्लांट है और उससे वेस्ट वाटर आ रहा है, तो वेस्ट वाटर कैसा होगा? गर्म होगा, जाहिर सी बात है भाई, थर्मल प्लांट से आ रहा है ना, तो गर्म वाटर होगा, तो हॉट वाटर होगा। अब क्या ये हॉट वाटर सबको सूट करेगा? नहीं, तो ये हॉट वाटर सबको सूट नहीं करेगा, सो देयर आर चांसेस कि काफी सारे ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाए। समझ लो एक ठंडा इलाका है, तो उस ठंडे इलाके में अगर आप गर्म पानी डाल दोगे, सो देयर वुड बी टेम्परेरी रिलीफ टू द ऑर्गेनिजम्स इन दैट लोकेलिटी, कि हाँ लोगों को लगेगा अरे यार मजा आ रहा है, मछलियां मस्त तैरेंगी कि पानी गुनगुना हो गया, लेकिन जब वो पानी हद से ज्यादा गर्म होने लग जाएगा तो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी, तो वहां का फ्लोरा और फौना डेड होने लग पड़ेगा। ठीक है, तो इस पानी को साफ करने के लिए एक पर्टिकुलर जो है प्लान तैयार किया गया। तो केस स्टडी जो है आर्कटा की है, इसे कहा जाता है फोम केस स्टडी, FOAM, यानी फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श। आर्कटा जो है एक छोटा सा टाउन है इन द साउदर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, और हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ आपके टिपिकल बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा कि हम मिल करके कहलाएंगे फोम, यानी फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श। हम क्या करेंगे दोस्त, हम आर्कटा में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे जिससे पानी को साफ किया जा सके। अब वो सेटअप कैसे किया इन्होंने और पानी साफ कैसे हुआ? भाई इसमें दो स्टेप थे। पहला स्टेप जो नॉर्मली कोई भी करता है पानी साफ करने के लिए, और दूसरा स्टेप जो यूनिक था। पहले स्टेप में सेडिमेंटेशन थी, यानी जो पानी गंदा है उसके नीचे का जो सेडिमेंट है, जो मिट्टी क्ले जमा हो गई थी, उसे निकाल दो। दूसरा फिल्ट्रेशन, यानी ऊपर जो मोटा मोटा गंदा सामान दिख रहा है उसको फिल्टर आउट कर दो। और पानी में क्लोरीन, यूजुअली जो आप अपने घर में भी पानी पीते हो या स्विमिंग पूल्स में भी जो पानी होता है उसमें क्लोराइड ट्रीटमेंट किया जाता है कुछ बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए, पानी की सफाई करने के लिए, तो क्लोरीन ट्रीटमेंट ये तो सबको ही पता है। लेकिन तब भी हैवी मेटल तो बच गए ना इस पानी के अंदर, तब भी कुछ बैक्टीरिया टॉक्सिकेंट्स तो बच गए ना, उनका क्या करोगे? तो यहां पर आर्कटा के अंदर 6 छोटे छोटे आपके लैंड पीसेस थे 60 हेक्टेयर के। ओके, सब बराबर नहीं थे, लेकिन आप कह सकते हो मोटा मोटा कि हाँ भाई 10 हेक्टेयर के 6 पीसेस थे, तो 60 हेक्टेयर जमीन जो है उन्होंने ली। अब इसमें उन्होंने क्या किया, एल्गी, फंगस और बैक्टीरिया उगा दिए। यानी एल्गी पड़ा हुआ उस जमीन पर, फंगस है, बैक्टीरिया है, पानी जब उससे बहेगा, उस जमीन से बहेगा, तो बैक्टीरिया समझ लो कोई ऐसा है जो सल्फर खाता है, होते हैं बैक्टीरिया, सल्फर ईटिंग बैक्टीरिया, उसने सल्फर खींच लिया, तो पानी से सल्फर गायब हो गया, पानी साफ हो गया, बैक्टीरिया को भी सल्फर मिल गया। कोई फंगस है जो आपका कुछ और खाता है, भाई फंगस ने अपना खाना खींच लिया, पानी और साफ हो गया, फंगस को खाना मिल गया। इसके अलावा पॉल्यूटेंट्स जो है ऐसे कम होते चले जाएंगे आगे, और आगे जो है अगले लैंड पार्ट पे आपने फिशेज उगा दी, मतलब फिशेज रख दी, तो पानी में फिशेज का भी काम चल गया, आसपास जानवर भी मौज मस्ती करने लग गए,
तो एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम भी डेवलप हुआ और यहाँ पर जानवर जो हैं वो भी आए, पेड़ पौधे भी लगे उस पानी की हेल्प से, और बैक्टीरिया फंगस भी वहां पर ग्रो करने लग पड़े और पानी भी साफ हो गया। तो यहां पर देखो यार, इस तरीके की जो जमीन है ये इस्तेमाल करी गई थी, अलग अलग पार्ट्स थे, राइट। जैसे ये आपका एक पार्ट है, समझ लो 10 हेक्टेयर के अंदर है, तो पहले इसमें पानी बहेगा, फिर आपका आगे चला जाएगा, फिर आपका इसमें बहेगा एंड सो ऑन। ये जस्ट फॉर एक रेफरेंस मैंने यहां पर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल चीजें कर लो, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीन ट्रीटमेंट कर लो, फिर इनसे क्या करो, आप पास करो पानी को। तो समझ लो इसमें एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस उगा रखा है। आगे आपने भैया फिशेस जो है इनको सस्टेन कर रखा है। आगे आपने चारों ओर पेड़ उगा दिए, इंपॉर्टेंट, तो आपका फॉरेस्ट बन गया, और इसके साथ साथ आपके एनिमल्स भी यहां पर सस्टेन करने लग पड़े। सारी चीजें होती चली गई, साथ साथ पानी का पानी प्योर हो गया और आपका काम भी चल गया। इसे कहा गया फोम यानी फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श, और इन्होंने कहा, आर्कटा के नागरिकों ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी हम लेते हैं, इसको जिंदगी भर हम केटर करेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच इज अ वेरी गुड स्टेप, विच इज अ वेरी बिग स्टेप ऑल्सो। इकोसैन करके जो है फिर आपके टॉयलेट्स भी आए पानी बचाने के लिए। इको का मतलब क्या है? इको का मतलब है आपका इकोलॉजिकल या इकोनॉमिकल, एंड सैन का मतलब है सैनिटेशन। यानी ये ऐसे टॉयलेट थे जिनमें फ्लश का इस्तेमाल नहीं होता था, यानी पानी का इस्तेमाल नहीं होता था। दे वर ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट। ये केरला और श्रीलंका में इस्तेमाल किए जाते हैं, इन यूज है। इससे क्या होता है, आपका जो एक्सक्रीटा है उसको आप क्या बना देते हो, मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हो, यानी खाद में कन्वर्ट कर देते हो, एंड इट इज प्रॉपरली हाइजीनिक प्रोसेस। इट इज प्रॉपरली हाइजीनिक प्रोसेस एंड एफिकेट प्रोसेस, एफिशिएंट प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पर इकोसैन नाम के जो टॉयलेट्स हैं वो श्रीलंका, केरला में लगाए गए, जिसमें पानी से आप फ्लश नहीं करते, बल्कि आपका जो एक्सक्रीटा है वो जमा हो जाता है पर्टिकुलर जगह पर, और उसको कुछ इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि वो ड्राई पैलेट के फॉर्म में आपका तैयार हो जाए, जिसको आप खेतों में इस्तेमाल भी कर पाओ, ठीक है। सो वाटर एक्ट जो है ये कब आया? वाटर एक्ट आया आपका 1974। वाटर एक्ट 1974, 1981 एयर एक्ट, 1987 एयर एक्ट अमेंडमेंट, जहां नॉइस पॉल्यूशन को भी एयर के अंदर ले लिया, और 1986 एनवायरमेंट एक्ट। अभी तक हमने 4 डेट्स आपकी पढ़ ली है, ठीक है। अब आते हैं सॉलिड वेस्ट, ठीक है। सॉलिड वेस्ट इज एनीथिंग दैट गोज आउट इन ट्रैश। भाई कहीं से भी जो भी कचरा निकल रहा है वो आपका सॉलिड वेस्ट है, चाहे आपका घर से निकले, ऑफिस से निकले, स्कूल से निकले, कॉलेज से निकले, कहीं से भी निकले, हॉस्पिटल से निकले, दैट इज योर ट्रैश। इफ इट इज गेटिंग डंप्ड इन द डस्टबिन एंड इफ इट इज अगेन गेटिंग डंप्ड इन द कचड़े की गाड़ी, देन इट इज अ सॉलिड वेस्ट। सो आप क्या कर सकते हो, सॉलिड वेस्ट को कैसे कैसे आप फेंक सकते हो, ये एक मैटर ऑफ डिस्कशन है। कैसे फेंक सकते हो? पहले तो आपका डायरेक्ट डंप कर सकते हो इन द डंपिंग ग्राउंड, यानी एक जमीन बना रखी है, किसने खाली खेत छोड़ रखा है, उसमें जाके सारे कचरा फेंक दो। पर ये क्या हो जाएगा, ये एक आपका ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा ना रैट एंड फ्लाइज के लिए। भाई यहां पे क्या होगा, अगर आपने खुली जमीन दे दी तो वहां पर जो कीड़े मकोड़े हैं, चूहे हैं, वो रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने बच्चे पैदा करेंगे, जो कि आप में ही फिर बीमारी कॉज करेंगे। भाई आपके ही घरों में आकर बीमारी कॉज करेंगे। सो दिस इज नॉट ए गुड थिंग। दूसरा है कि आप कचड़े को जला दो। भाई कचड़े को जला दोगे तब भी थोड़ा सा कचरा बचेगा। ऑल सॉलिड वेस्ट कैन नॉट बी बर्न कंप्लीटली। अगर आपने कभी एक प्लास्टिक की पॉलिथीन जलाई है बचपन में भी, तो आपको पता लग जाएगा कि वह एक छोटी सी गिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है, एक छोटे से हार्ड प्लास्टिक पैलेट में कन्वर्ट हो जाती है, उसको आप कंप्लीटली बर्न नहीं कर सकते, और जब आप बर्न करोगे तो हार्मफुल गैसेस बहुत निकलेंगी। तो तीसरा उपाय क्या हो सकता है, सैनिटरी लैंडफिल। लैंडफिल मतलब जमीन के गड्ढे भर दो कचड़े से, जमीन के गड्ढे भर दो। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि दुनिया में इतने गड्ढे नहीं है जितना कचरा है। जैसे अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करो, दिल्ली में इतना कचरा है कि आप गड्ढा छोड़ो, आप सड़कों में भी फेंकने लग जाओ ना तो भाई सड़कें भर जाएंगी बहुत कम टाइम में। इतना ज्यादा जो है यहाँ पर कचरा जमा होता है, लोग ज्यादा रह रहे हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है।
और ये जो केमिकल आप फिर जमीन में दबाओगे, जब बारिश होगी और जब बारिश के साथ साथ पानी नीचे जाएगा तो इन केमिकल्स को भी लेते हुए जाएगा। फिर भाई आपने अंडरग्राउंड ही तो दबाया है ना ये प्लास्टिक या फिर कोई भी हार्मफुल चीज, तो नीचे ग्राउंड वाटर इससे पॉल्यूट होगा। नीचे क्या होगा? ग्राउंड वाटर इससे पॉल्यूट होगा। ग्राउंड वाटर इससे पॉल्यूट होगा। ठीक है। अब देखो यार, सॉलिड वेस्ट अलग अलग तरीके का हो सकता है। सॉलिड वेस्ट अलग अलग तरीके का हो सकता है। पहला आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट अंडरगोज नेचुरल ब्रेकडाउन, मतलब ये डिग्रेड हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल है, मतलब बैक्टीरिया फंगस इसे तोड़ सकते हैं, तो ये हार्मफुल नहीं होता, इट इज सेफ। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी भी ज्यादा हो ये सेफ है, ये आपका डिग्रेड कर दिया जा सकता है। दूसरा भैया नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो सेफ नहीं है, जैसे प्लास्टिक पॉली बैग है, तो उसके लिए आप क्या करो, जूट और क्लोथ का बैग जो है कभी जाओ तो लेकर जाओ अपना सब्जी वब्जी खरीदने के लिए, जिससे आपको प्लास्टिक या पॉली बैग ना लेनी पड़े। अगर प्लास्टिक पॉली बैग ले भी रहे हो तो कोशिश करो यार इसको रिसाइकल कर लो। अगर कोई डिवाइस खराब हो जाता है इंडिया में तो उसके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को निकाल करके यूजुअली रिसाइकल कर लिया जाता है, क्योंकि ये पॉल्यूटेंट्स हैं, इनको ट्रीट करना इज नॉट दैट इजी। तो जितनी चीजें रिसाइकल कर सकते हो इनको रिसाइकल कर लो। 4R प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, बाद में उसे चेंज करके 3R प्रिंसिपल बोलने लग पड़े थे, राइट? क्या था आपका? रिड्यूस। 4R मतलब पहले R का मतलब है रिड्यूस, दूसरे का है रीयूज, तीसरे का है रिसाइकल, चौथे का है रिकवर। बाद में रिकवर वाला जो है ये हटा दिया गया था। दिस वॉज 4R प्रिंसिपल। क्या करो, किसी चीज को रिड्यूस करो, यानी अगर समझ लो एक किसी चीज से काम चल सकता है तो 5 मत लेके आओ, रिड्यूस करो, रीयूज करो। एक प्लास्टिक की पॉलिथीन आ गई, धो धो के यूज करो, रीयूज करो। ग्लास है खत्म हो गया तो दोबारा से किसी कबाड़ी वाले को दे दो, रीयूज कर लेगा। रिसाइकल करो, दोबारा बनाओ, ठीक है, और रिकवर करो। रिकवर का कुछ मतलब नहीं बनता क्योंकि पहले 3 में कवर हो रहा था, इसीलिए इसे हटा दिया गया। अब आते हैं भैया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होते हैं भाई? आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाले वेस्ट। तो यहां पे इनकी रिसाइकलिंग जो है सिर्फ यही एक इको फ्रेंडली सोल्यूशन है, क्योंकि बड़े बड़े जो देश है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो डेवलपिंग कंट्री में अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट दे देते हैं। जैसे अमेरिका जो है वो इंडिया और चाइना में अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भेज देता है, इनफैक्ट इन पाकिस्तान ऑल्सो, क्योंकि हमें जरूरत है उन मेटल्स की जिससे कि हमारी एक पर्टिकुलर डिवाइस की कॉस्ट घट सके। चाइना तो बहुत अच्छा खासा डेवलप्ड है, लेकिन तब भी यार वो अपनी ऐसी तैसी करवाता रहता है सस्ती चीजें खरीदने के लिए। वो यूएस को बोलता है हमारे यहाँ भी भेजो, जिससे कि हम लोग सस्ते से सस्ता माल बना सके और मार्केट मोनोपोली बन सके। अब ओप्पो वीवो के फोन जो है, मैं बुराई नहीं कर रहा, ऑब्वियसली दे आर गुड फोन्स, but they are cheaper as comparative, as you know, in comparison to some other good phones in the market. So obviously if a person want to get the best leverage of all the features, he would be recommending a cost efficient phone to somebody else rather than iPhone. तो क्या होता है, ये मोनोपोली बन जाती है इतने सस्ते सस्ते माल को लेकर के। तो ये इको फ्रेंडली तरीके से चीजों को रिसाइकल कर लेती है, लेकिन कई जगह पर वर्कर जो डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस से, उनको बीमारियां भी हो जाती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है ई वेस्ट ले लेती हैं डेवलप्ड कंट्रीज से। अलग अलग चीजें भी हो सकती हैं। फिर आप इस ई वेस्ट को लैंडफिल में भी डाल सकते हो और इंसिनरेट भी कर सकते हो, लेकिन दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव, क्योंकि लैंडफिल में डाल दोगे वही बात है, फिर बारिश आएगी, टॉक्सिक मेटल नीचे आपके ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करेंगे। इसलिए सबसे अच्छा यहां पर एक ही चीज है, रिसाइकल करना। इसके अलावा बाकी सारी चीजें बाद की बात है, ठीक है। अब केस स्टडी देखो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो सकती है। इसमें जो केस स्टडी है, मेरी फेवरेट केस स्टडी है अहमद खान साहब की। अहमद खान साहब बेंगलोर में रहते हैं और इन्होंने एक चीज बनाई बहुत खतरनाक, जिसका नाम है पॉली ब्लेंड। पॉली मतलब पॉलीथीन, ब्लेंड मतलब इसमें इन्होंने मिला दिया बिटुमिन, जिससे रोड बनती है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने पॉलीथीन और बिटुमिन को मिला दिया, प्लास्टिक और बिटुमिन को मिला दिया, और इससे इन्होंने कहा कि मैं रोड बनाऊंगा। तो रोड जो कि यूजुअली समझ लो 1 साल में खत्म हो जा रही थी, वो अब 3 साल यानी 3 गुना टिकती है। जो रोड 2 साल में खत्म हो जाती है वो 6 साल टिकती है, ठीक है।
तो इसमें क्या हुआ, पॉलीब्लेंड में आपका प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े और बिटुमेन को मिक्स किया गया। तो इसमें कुछ आपके प्रोफेसर थे एंड स्टूडेंट्स थे आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के इन बैंगलोर इटसेल्फ, और बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन था जिन्होंने इनको कहा यार आप एक छोटी सी रोड डाल करके देख लो, ठीक है। तो इन्होंने रोड की लाइफ को 3 गुना बढ़ा दिया और 2002 में इन्होंने 40 किलोमीटर की रोड जो है बेंगलोर के अंदर बना दी, जो कि बहुत अच्छी टिकी। और इससे कबाड़ी वालों को भी फायदा हो रहा था, यानी जो आपके रैग पिकर्स हैं और कुछ नॉर्मल कबाड़ी वाले थे उनको इन्होंने क्या कहा, उस टाइम पर प्लास्टिक का जो भाव चल रहा था वो कितना था, ₹0.5 पर केजी। इन्होंने बोला यार प्लास्टिक मेरे पास लेके आओ, क्योंकि मैं तो इसका अच्छा यूज कर रहा हूं, मेरे पास प्लास्टिक लेके आओ, मैं तुम्हें ₹6 दूंगा, यानी 12 गुना ज्यादा प्राइस। समझ लो आपकी नौकरी लगी 1 लाख रुपए महीने की, और अचानक से आपको बोल दिया जाए कि आपका जो 12 लाख का पैकेज था वो बढ़ करके 100 करोड़ हो चुका है। भाई दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे ना। कुछ ऐसा ही हुआ रैग पिकर्स के साथ, क्योंकि इन्हें इतने प्लास्टिक की जरूरत थी कि इन्होंने कहा कि पूरे शहर का प्लास्टिक मेरे पास आना चाहिए, तो इन्होंने 10 गुना भाव देना स्टार्ट कर दिया कबाड़ी वालों को। तो एक ये भी बेनिफिट हुआ इससे, और रोड तो डल गई, वो भी आपका बेनिफिट हुआ, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीजें जो थोड़ा और पॉल्यूट करती है हमारे लैंड को, वो है एग्रोकेमिकल्स, राइट। जैसे आपके कुछ फर्टिलाइजर्स हैं, कुछ पेस्टिसाइड हैं जो पेस्ट मारने के काम आते हैं, हर्बिसाइड जो हर्ब्स मारने के काम आते हैं। तो ये केमिकल्स काफी टॉक्सिक होते हैं और ये बायोमैग्नीफाई हो सकते हैं इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जैसे पानी के अंदर आपका डीडीटी मैग्नीफाई हो रहा था, वैसे ही इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आपका ये जो है फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ये बायोमैग्नीफाई हो सकते हैं। और इनको अगर आप वाटर बॉडी के अंदर डालोगे तो ये यूट्रोफिकेशन भी कॉज करते हैं, क्योंकि नाइट्रेट और फॉस्फेट पहुंचा देंगे एल्गी तक और उनका जो है आपका बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको दिखने लगेगा, ठीक है। यहां पर जो केस स्टडी आती है कि एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल कैसे कम से कम किया जाए, ये आती है आपकी रमेश चंद्र डागर साहब की केस स्टडी, जो कि सोनीपत हरियाणा में एक किसान है और इन्होंने इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत करी। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ये लगभग सब कुछ करते थे, लगभग सब कुछ करते थे। कैसे कैसे, चलो देखते हैं। समझ लो बारिश का पानी आया तो इन्होंने उस बारिश के पानी को घर में बनाई हुई एक सीमेंट की टंकी के अंदर स्टोर कर लिया, यानी इन्होंने क्या कर ली, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर ली। तो पानी इनके पास अच्छा खासा आ गया, इस पानी को ये फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। यानी पहला काम जो इन्होंने किया वो किया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वाटर कंजर्वेशन कर लिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वाटर कंजर्वेशन कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने दूसरा क्या किया, मक्खियां पाल रखी थी, अब इन्होंने मक्खियां पाल रखी थी, ठीक है, मक्खियां पाल रखी थी। एक बढ़िया सी मक्खी बना देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। एक और बना देता हूं यार, मजा आ गया मुझे मक्खी बना के, ठीक है। एक मक्खी बनाऊंगा तो दूसरी वाली नाराज हो जाएगी, ठीक है। मक्खी बन गई। तो दूसरा इन्होंने क्या कर लिया, बी कीपिंग कर लिया, यानी एपीकल्चर कर लिया, एपीकल्चर कर लिया। तीसरा इन्होंने क्या करा, गाय भैंसे रख ली, उनका दूध निकाला, भैंस बना देते हैं क्योंकि वाइट मार्कर दिखेगा नहीं इसके ऊपर, उसे ओके। ऐसे भावुक नहीं हो जाना यार कि भैंस भैंस जैसी नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, वैसे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के मैं बना ही दूंगा इसको भैंस जैसा, नहीं यार पर कोई बात नहीं, ठीक है। ये घास खा रही है, ओके, भैंस है। तो तीसरा इसने क्या किया, गाय भैंसे पाल ली, ठीक है। यानी इन्होंने क्या किया, आपका एक फार्म है यहां पर जिसमें गाय भैंसे पल रही हैं, यानी इससे दूध मिल रहा है। और फिर इन्होंने क्या किया भैया, जमीन के ऊपर फसल उगा ली, जमीन के ऊपर फसल उगा ली, यानी यहां पर क्या है, आपका क्रॉप है, यहां पर आपका क्या है, क्रॉप है, ठीक है। अब देखो इन्होंने चीजों को लिंक कैसे किया, रेड पेन से आपको बताता हूं। भाई ये जो पानी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, क्या ये पानी फसल उगाने के काम नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है।
ऑब्वियसली आएगा, फसल ही तो उगाएंगे। और ये पानी क्या है, जानवरों को पिला सकते हैं, बिल्कुल पिला सकते हैं। तो क्या ये पानी दोनों जगह काम आ गया? यस। क्या पानी इन्हें बाहर से खरीदना पड़ा? नो। यानी पानी का खर्चा जीरो। अब यहां से इन्हें क्या मिला? अब यहां से फार्म से इन्हें मिल्क मिला, जो बेच करके इनके पास पैसे आए। ठीक है, मिल्क मिला, घी मिला, लस्सी मिली, जो भी इन्हें बेचना है वो ये बेच देंगे। और यहां से इन्हें बढ़िया चीज जो मिली वो है गोबर। बढ़िया चीज जो मिली वो है गोबर। अब इस गोबर का क्या होगा? इस गोबर को क्या ये खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या फर्टिलाइजर का खर्चा बचा? बिल्कुल बचा। अभी तक 0 रुपए दिए हैं। अब ये जो क्रॉप है, इस क्रॉप को ये बेच देंगे या खा लेंगे। ठीक है, इस क्रॉप को ये यूज कर लेंगे। और इस क्रॉप के बाद मेरे भाई जो आपका फॉडर बचा, जो भूसा बचता है, क्या उस फॉडर को ये अपने जानवरों को खिला देंगे? क्या उस फॉडर को ये जानवरों को खिला देंगे? बिल्कुल। तो पानी का इंतजाम हो गया था पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाले से, खाने का इस्तेमाल हो गया। तो क्या खाने के लिए पैसा देना पड़ा? नहीं देना पड़ा। अभी तक 0 रुपए में चल रहा है काम? बिल्कुल चल रहा है। एपीकल्चर में इन्हें क्या मिला? एपीकल्चर में इन्हें पहला क्या मिला? इन्हें मिला हनी। और दूसरी चीज इन्हें क्या मिली? बी वैक्स। दूसरी चीज इन्हें मिली बी वैक्स। अब हनी और बी वैक्स को बेच करके पैसा कमा लेंगे। और ये जो हनी भी है ये यहाँ पर एज अ पॉलिनेटर काम कर देगी। मानते हो? एज अ पॉलिनेटर काम कर देगी तो फसल अच्छी होगी। और ये जो फसल है ये एज अ पास्चर काम करेंगे, यानी कुछ छोटे मोटे पौधे भी चाहिए रहते हैं जिनके आसपास हनी भी जाए और नेक्टर वेक्टर लेके आए। एज अ बी पास्चर काम करेंगी। तो क्या यहाँ पर कोई पैसा देना पड़ा? नहीं देना पड़ा। यानी सब कुछ ओवरऑल 0 कॉस्ट में हो रहा है। यही तो मजा है, यही तो मजा है भैया, यही तो जानने की कोशिश कर रहे थे। तो क्रॉप वेस्ट फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहे थे, नेचुरल गैस बन रही थी बल्कि। ठीक है, गोबर गैस बना रहे थे बैठ करके। तो जो गोबर है इससे गोबर गैस भी बनाई। फिर बी कीपिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, डेयरी मैनेजमेंट, कंपोस्टिंग सब कुछ किया। और इन्होंने 5000 किसानों को फिर नॉलेज भी दी कि भैया तुम भी ऐसा कर सकते हो और अपने पैसे बचा सकते हो। सो दिस इज अ वेरी गुड केस स्टडी। अब बात आती है रेडियो एक्टिव वेस्ट की। रेडियो एक्टिव वेस्ट के साथ दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला एक्सीडेंटल लीकेज। अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट में लीकेज स्टार्ट हो जाए, रेडियो एक्टिव लीकेज हो जाए, तो कोई उसे नहीं रोक सकता। आसपास के 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक के भी सारे गांव खाली करवा दिए जाते हैं अगर कभी रेडियो एक्टिव लीकेज हो जाए तो। आपने चर्नोबाइल इंसिडेंट के बारे में सुना ही होगा, नहीं सुना तो आज जाकर कोई भी वीडियो देख लेना। चर्नोबाइल गैस लीकेज टाइप कर देना, 3 माइल आइलैंड के बारे में पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा। और दूसरा सेफ डिस्पोजल इसका नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल। इनको छूते ही आपको कैंसर हो जाएगा, ये इतनी ज्यादा खतरनाक है। तो इनको कहा जाता है कि यार 500 मीटर डीप ना अर्थ के अंदर आप दबा दो कंक्रीट का टैंक बना करके, क्योंकि अगर इनका हाई डोज आपको छू जाए तो आपकी डेथ हो जाएगी। और लो डोज यानी कम है तो भी कैंसर दे देगा मेरे भाई। यानी इसका लो डोज ना बहुत खतरनाक है। हाई तो छोड़ो, लो डोज अगर छू भी गया है आपको तो भी आपको कैंसर दे देगा, इतना खतरनाक है। तो इसलिए रेडियो एक्टिव वेस्ट में कहा जाता है कि इन्हें 500 मीटर डीप यानी आधे किलोमीटर डीप नीचे दबा दो, लेकिन तब भी लोगों को इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसमें खतरा लगता है। तो आप बड़े हो जाओ, कुछ रिसर्च करना, रेडियो एक्टिव वेस्ट को किस हिसाब से आप रोक सकते हो, यू नो, लीक होने से, उस पर थोड़ा काम करना, या बेसिकली कैसे इसको आप डिस्पोज कर सकते हो उसके ऊपर काम करना। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसका लाइव एग्जांपल आप डेली जिंदगी में देख ही रहे होगे। जहां पे मैं रहता हूं यहां पे तापमान 46 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। अगर आप एसी नहीं चलाओगे तो आपकी शक्ल जो है एक कैसी हो जाएगी समझ ही रहो। मतलब एकदम बुरा हाल हो चुका है गर्मी में। दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। वार्म मतलब गर्म, ग्लोबल मतलब दुनिया, पूरी दुनिया तप रही है दोस्त, पूरी दुनिया इससे परेशान है। और ये दिक्कत है ग्रीन हाउस गैसेस की, ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? एक ग्रीन हाउस एक ग्लास का हाउस होता है, ठीक है, उसकी रेफरेंस में ही ग्रीन हाउस नाम रखा गया है। एक ग्लास का चैम्बर है, कांच का चैम्बर है जिसके अंदर कुछ प्लांट है, तो ग्रीन हाउस हो गया ना। इसमें जब रेडिएशन आती है तो अंदर तो आ जाती है, बाहर नहीं जा पाती, अंदर ही अंदर रेडिएशन घूमती रहती है, टकराती रहती है। जैसे गाड़ी का एग्जांपल लो, अगर गाड़ी आपने धूप में खड़ी कर दी, कार अगर आपने धूप में खड़ी कर दी, तो जब तुम उस गाड़ी के अंदर जाओगे वो इतनी गर्म मिलेगी तुम्हारी जान निकल जाएगी भाई। एसी को भी ठंडा करने में 5-7 मिनट लगते हैं, तब तक तुम कैसे झेलते हो उस चीज को ये तुम समझ सकते हो।
क्योंकि कांच से रेडिएशन अंदर आ रही है लेकिन बाहर नहीं जा पा रही, लॉक हो जा रही है रेडिएशन। सो वो वार्म कर दे रही है अंदर ही अंदर उस पूरे सिस्टम को। दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी N2O, CH4, CFC, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। लॉन्ग वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेती है और धरती के अंदर छोड़ देती है। और ये जो गैस है ना, ये गैस एक ग्लास का काम करती है कि अंदर तो ले आएंगी चीजों को, बाहर नहीं जाने देंगी। तो जितना ज्यादा अमाउंट होगा इन गैसेस का, ये गैसेस एक चादर बना बैठी है एटमॉस्फेयर के ऊपर, ये अंदर तो बुला लेंगी चीजों को, फिर बाहर नहीं जाने देंगी। तो अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को, तो इन ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट हमें कम करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे अगर कम होती जाएंगी तो रेडिएशन अंदर भी आ पाएंगी, बाहर भी जा पाएंगे। इस ग्लास की दीवार को हमें तोड़ना है, जो बहुत मुश्किल है। जिस हिसाब से ह्यूमन एक्टिविटीज इसे बढ़ा रही हैं, इट इज लिटरली इम्पॉसिबल अभी, बट हम कोशिशें कर सकते हैं कि उसको स्टेगनेंट रख लें। ठीक है। सो हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ये -18 डिग्री सेल्सियस होता अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती। तो एवरेज टेम्परेचर मतलब पोलर और नॉर्मल इलाकों का मिला करके। लेकिन आज के दिन में 15 डिग्री सेल्सियस है। जैसे हमारे यहाँ पे 40 है, 45 है, कहीं और -20 भी होगा। तो एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती तो -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता। इतना ठंडा था अर्थ। राइट। तो देखो, अगर सन की रेडिएशन यहां पड़ती है अर्थ के ऊपर, तो कुछ रेडिएशन तो अर्थ के अंदर आ गई, कुछ रेडिएशन अंदर ही ट्रैप हो गई, अंदर से बाहर जाने की कोशिश करी, ग्रीन हाउस से टकरा के फिर अंदर, बाहर जाने की कोशिश करी, ग्रीन हाउस से टकरा के फिर अंदर। तो कुछ तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा अर्थ, मानता है भाई मुझे ये रेडिएशन चाहिए, मैं तो एब्जॉर्ब कर ले रहा हूं। कुछ आपकी टकरा वकरा के अंदर ही आ जाएगी वापस, और कुछ आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वापस चली जाएगी। हमें कंट्रोल करना है इसको कि भाई कुछ रेडिएशन जो बाहर जाना चाहते हैं उन्हें बाहर जाने दो। ठीक है। यानी यहां पर देखो, ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और इन्हें दोबारा अर्थ की साइड ही फेंक देती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस इन्हें एब्जॉर्ब करेंगी और वापस अर्थ में ही फेंक देंगी, ग्लास का काम करेंगी। और ये साइकिल तब तक कंटिन्यू होती है जब तक अर्थ का सरफेस हीट अप ना हो जाए और रेडिएशन अर्थ के अंदर ही ना पहुंच जाए। जैसे यहां पर ये रेडिएशन देखो, ये अर्थ में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रही है, ये रेडिएशन आपकी यहां पर फंस जा रही है। तो ये क्या करेगी, ये रेडिएशन जो यहां पर आई ये बाहर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर ग्रीन हाउस गैसेस से अंदर छोड़ देंगी, फिर बाहर जाने की कोशिश करेगी, फिर अंदर छोड़ देंगी, फिर बाहर जाने की कोशिश करेगी, फिर ये भैया अंदर ही आ जाएंगी कि भाई नहीं हो पा रहा, चलो वापस चलो। तो इधर दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड। अब यहां देखो सीधा सीधा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो रेडिएशन कैन बी एब्जॉर्ब्ड और दे कैन बी रिफ्लेक्टेड बैक। ये रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। और they can be thrown back to earth by greenhouse gases, by greenhouse gases। ठीक है, by greenhouse gases। तो यहां पर देखो, आपका ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और अर्थ का जो टेम्परेचर है ये ओवरऑल पूरी दुनिया में 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अगर इतना ही और बढ़ा तो ग्लेशियर्स पिघलने लग जाएंगे। राइट। तो यहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या हो रहा है, आपका हीट अप हो रहा है, हीटिंग हो रही है अर्थ सरफेस की, टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है CO2 60% कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर मीथेन 20% कॉन्ट्रीब्यूशन, CFC जो पहले फ्रिज में आती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और N2O 6%। आप चाहें तो इसका पाई चार्ट भी बना सकते हैं जो NCERT में अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप बनाना चाहें तो साथ साथ बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर आपका पाई चार्ट है तो इसमें 60% कॉन्ट्रीब्यूशन ऊपर से लेते हैं, 50% से भी ज़्यादा यानी 60% के आसपास क्या है आपका CO2 है, फिर 20% आपका क्या है मीथेन है, 20% आपका CFC है, और ये जो 6% है क्या है आपका N2O है। ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो इससे क्या होता है, इन ग्रीन हाउस गैसेस से रेडिएशन अर्थ में आती है और अर्थ गर्म हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एल नीनो इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। यानी वेदर पैटर्न हम लोग अब जज नहीं कर पा रहे हैं। कभी भी गर्मी पड़ने लगती है, फिर अचानक से बारिश आ जाती है, फिर अचानक से ठंडक
आ जाती है, फिर कुछ भी हो जाता है। तो यहां पर जो है दिक्कत हो रही है मेरे दोस्त, आपके वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं। दिस इज एल नीनो इफेक्ट। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये 1997 में रखा गया, और क्योटो प्रोटोकॉल जो कि क्योटो जापान में ही हुआ था, यहां पर डिस्कस किया गया कि कैसे हम ग्रीन हाउस गैसेस के रिडक्शन को कंट्रोल करें, यानी कैसे हम ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करें। ठीक है, कैसे हम ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करें, इनका नंबर जो है घटाएं, इनका अमाउंट घटाएं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल लगाया जा सके। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, याद रखना है। एंड में सारी डेट्स मैं रिवाइज करा दूंगा इस पूरे चैप्टर की। अब ओजोन जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है, इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में असली ओजोन है यानी गुड ओजोन, और ट्रोपोस्फेयर में जो कि अर्थ के जस्ट पास प्रेजेंट है, इसमें बैड ओजोन है, यानी हमें ओजोन इनहेल करने के लिए नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ पॉल्यूटेंट। आपने इनिशियली देखा था सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में ओजोन का भी एग्जांपल था। ओजोन हमें सांस लेने के लिए नहीं चाहिए, इट्स बैड फॉर अस। लेकिन अगर वो एटमॉस्फेयर में ऊपर प्रेजेंट है ना, तो ये हार्मफुल रेडिएशन को रोकता है, तब ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में इट इज अ गुड ओजोन, क्योंकि यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो हमें कैंसर वैंसर कॉज कराती है। तो ये एक चादर की तरह काम कर रहा है जो कि हार्मफुल रेडिएशन को रोकता है, सो इट इज गुड। लेकिन ट्रोपोस्फेयर में इट इज बैड ओजोन, क्योंकि प्लांट और एनिमल के लिए हार्मफुल है, वी कांट इनहेल इट, दैट्स व्हाई इट इज बैड ओजोन। सो ओजोन की जो थिकनेस है वो डॉप्सन यूनिट में नापी जाती है, किलोमीटर वगैरह में नहीं नापी जाती। सो डीयू इसकी यूनिट है। सो समझ लो आपके पास एक ग्रीन हाउस गैस है कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। अगर ये आप ज्यादा रिलीज करते हो तो ये CFC स्ट्रेटोस्फेयर में चली जाती है। अब ये जो सनलाइट है ये CFC को ब्रेक कर देती है। अब नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन टूट जाते हैं। अब ये जो क्लोरीन है ना, ये कैटलिस्ट की तरह काम करती है और ये आपके ओजोन को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देती है और ऑक्सीजन रिलीज करना चालू कर देती है। जैसे ओजोन हम सांस नहीं ले सकते उससे, ऐसे ही ऑक्सीजन का ऊपर कोई फायदा नहीं है। ऊपर ओजोन ही चाहिए, नीचे ऑक्सीजन ही चाहिए। अब उल्टा हो रहा है भाई, पॉल्यूटेंट तो नीचे है ओजोन, बैड ओजोन, और ऑक्सीजन ऊपर बन रही है, भाई उसका क्या ही करेंगे हम, राइट। और क्लोरीन एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो ये बार 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 जितना ओजोन बनेगा उसको तोड़ने लग जाएगा। देखो यार, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन है ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, और ये ClO जो है ये दोबारा से ऑक्सीजन बना देगा एंड Cl वैसा का वैसा बच जाएगा। भाई Cl वैसा का वैसा बच गया, सो इट्स अ कैटलिस्ट, इट्स अ कैटलिस्ट ना, ये तो यूज ही नहीं हुआ, सो इट कैन बी यूज्ड अगेन, तो दोबारा यूज हो सकता है मेरे दोस्त। और अगर ये दोबारा यूज हुआ, दोबारा ओजोन को तोड़ करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, समझ लो। दैट्स व्हाई जितना CFC ऊपर भेजोगे वो एक भी क्लोरीन मॉलिक्यूल छोड़ देगा तो भाई वो ओजोन को खत्म करने के लिए बहुत है। हाँ, उसको टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम जितना ज्यादा CFC भेजेंगे उतने ज्यादा क्लोरीन मॉलिक्यूल हो जाएंगे, उतना जल्दी ओजोन खत्म हो जाएगा। जैसे कि ओजोन होल आपको देखने को मिलता है लेट आपके अक्टूबर के महीने में अंटार्कटिका के ऊपर, क्योंकि अंटार्कटिका बर्फीला इलाका है, तो वहां वैसे भी CFC ज्यादा होती हैं, तो ऊपर आपको होल देखने को मिलता है कि वहां पे ओजोन की चादर एकदम पतली हो गई। ठीक है, तो ओजोन अगर पतला हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, क्या दिक्कत हो जाएगी, होने दो। अगर ओजोन पतला हो गया तो ये यूवी रेडिएशन जिससे बचा रहा था हमें, उसमें से कुछ छोटी वेवलेंथ की UVB जो है हमारे अर्थ पे आ जाएंगी। ये UVB जो है ये DNA में म्यूटेशन कॉज करती है, जिसकी वजह से हम लोग बूढ़े लगने लग जाते हैं, एजिंग हो जाती है, स्किन सेल्स जो है इनको हार्म पहुंचता है और स्किन कैंसर तक हो सकते हैं। कॉर्निया हमारा इन्फ्लेमेट हो सकता है, यानी स्लो ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी हो सकती है। सब कुछ बर्फीला दिखाई देगा, ऐसा लगेगा आंखों के सामने बर्फ गिर रही है, स्नो ब्लाइंडनेस। ओके, कैटरैक्ट हो जाएगा। कैटरैक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कॉर्निया को परमानेंटली डैमेज कर सकता है, यानी मोतिया की जो बीमारी होती है ये भी आपको हो सकती है। सो स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है, कैटरैक्ट हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन बर्न्स हो सकते हैं, एजिंग हो सकती है। इन सब से कौन बचा रहा था, ओजोन। सो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आपका मॉन्ट्रियल में हुआ, यानी कनाडा में 1987 में, यानी 10 साल पहले।
और 1989 से इफेक्टिव हुआ। इन्होंने बोला कि हम भाई ओजोन डिप्लीशन को रोकेंगे और ओजोन जो है उसको खत्म होने से बचाएंगे। ठीक है, अब देखो यार, इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी चीजों का अगर हम इम्प्रॉपरली यूज करें तो क्या नुकसान हो सकते हैं। सॉइल इरोजन हो सकता है, यानी मिट्टी जो है उखड़ उखड़ के कहीं और जा सकती है, मिट्टी की पकड़ कमजोर हो सकती है जिससे कि वेजिटेशन नहीं हो पाएगी, और वेजिटेशन नहीं हो पाएगी तो डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, यानी पूरा जो एक पर्टिकुलर इलाका है वो रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे, अगर कहीं पर पेड़ नहीं है तो मिट्टी खाली है तो उखड़ने लग जाएगी। अगर आप किसी जगह पर ज्यादा चरवाओगे ऑर्गेनिजम्स को, गाय भैंसों को, तो पूरा उखाड़ देंगे वेजिटेशन को और मिट्टी आपकी ऊपर आ जाएगी, फुसफुसी हो जाएगी। पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, राइट, एंड अर्बनाइजेशन, यानी हम पेड़ काट काट करके कॉलोनीज बना रहे हैं, और पुअर इरिगेशन कर रहे हैं, यानी किसी जगह पर बहुत कम पानी डाल रहे हैं, किसी जगह पर बहुत ज्यादा पानी डाल रहे हैं। समझ लो कोई फसल है जिसमें आपने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, ठीक है, कोई फसल है उसमें आपने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी। एक जगह पर, एक जमीन पर आपने बहुत पानी डाल दिया लेकिन ड्रेनेज है नहीं, पानी निकल पा नहीं रहा, तो पानी इकट्ठा हो जाएगा। अगर पानी इकट्ठा हुआ तो ये सॉल्ट ड्रॉ कर लेगा ऑन द सॉइल सरफेस, यानी जो क्रॉप है आपकी, जो फसल है, उससे नमक निकलने लग जाएगा, जो नीचे की मिट्टी है उससे नमक निकलने लग जाएगा और वो आपका क्रॉप के आउटर सरफेस पर जमा हो जाएगा, जिससे एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा। इसलिए पानी बहुत ज्यादा देने से पौधे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। जो चीज जितनी चाहिए उतनी ही दो, कमी और अति हर चीज की बुरी है, यानी a thing should never be less, a thing should never be in excess also। डिफॉरेस्टेशन बहुत खतरनाक चीज है जिसको अभी हम लोग फेस कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब डिलीट करना फॉरेस्ट को, काटना फॉरेस्ट को। तो फॉरेस्टेड एरियाज का नॉन फॉरेस्टेड एरियाज में कन्वर्ट होना इज डिफॉरेस्टेशन। ऑलमोस्ट 40% फॉरेस्ट जो है वो ट्रॉपिक्स में काट दिए गए हैं, क्योंकि हम ट्रॉपिकल इलाके में रहते हैं तो वहीं के फॉरेस्ट काटेंगे। भाई टेम्परेट में कोई रहता ही नहीं है तो वहां के सिर्फ 1% फॉरेस्ट काटे गए हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि हम टेम्परेट रीजन से जाकर के लकड़ियां लेके आएंगे ट्रॉपिकल में, भाई इतनी दूर है वो जगह कि ट्रांसपोर्ट भी संभव नहीं, बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझ लो। तो 40% ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट गए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1988 कहा गया था कि फॉरेस्ट का कवर जो है वो आपका कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए, 67% हिल्स के अंदर होना चाहिए। लेकिन फॉरेस्ट कवर बचा कितना है, 21.54%, सिर्फ 21.5%। और 20th सेंचुरी में यानी 1900 से 2000 तक 30% फॉरेस्ट कवर था, और इन 22 सालों में हमने कितना कम कर दिया सोच के देखो। हमने 9% फॉरेस्ट काट दिए, 8.5% फॉरेस्ट काट दिए। सो दिस इज अ वेरी बैड थिंग। क्यों कटते हैं फॉरेस्ट? क्योंकि या तो खेती करनी है, एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए, जंगल में खेती हो नहीं पाएगी तो पेड़ों को काटते हैं और प्लेन एग्रीकल्चरल लैंड तैयार करते हैं। अर्बनाइजेशन यानी कॉलोनीज बन रही हैं, भाई टिम्बरवुड आ रहा है, फायरवुड आ रहा है, और जानवरों के चरने की जगह बन रही है, तो इस चक्कर में जंगल कट जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जंगल कटते थे जूम कल्टीवेशन की वजह से, जिसे कहा जाता था स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यानी समझ लो एक पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप है, वो अपनी जगह चेंज करते रहते थे, तो वो जिस भी जगह में गए जंगल में, उस जंगल को काट देते थे और आग लगा देते थे। आग लगाने से राख बनी, राख से वो लैंड फर्टाइल हो जाता था, तो वहां पे वो खेती करते थे 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, जब तक उस लैंड की फर्टिलिटी है। जैसे ही लैंड की फर्टिलिटी खत्म हुई, अगली जगह चले गए और फॉरेस्ट को काट दिया। तो ये क्या करते थे, प्लांट रिमेन्स को बर्न कर देते थे काटने के बाद। ऐश फर्टिलाइजर का काम करती थी, और उसके बाद जो है एरिया को वैसा का वैसा छोड़ दिया जाता था कि भाई आगे ये दोबारा जब रिकवर करेगा तो हम दोबारा आ जाएंगे, राइट। अब हम इस चीज को अलाउ नहीं करते। डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है भाई? अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो CO2 कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, स्टोर नहीं हो पाएगा प्लांट में, तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर, तो हमें ही उससे नुकसान है। पेड़ नहीं होंगे तो बायोडाइवर्सिटी कौन सस्टेन करेगा? पेड़ इज द मेन प्रोड्यूसर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अगर पेड़ नहीं होंगे तो एनिमल्स भी नहीं होंगे।
हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी ग्राउंड वाटर को मेंटेन करने का काम भी पेड़ का है, सॉइल को पकड़ के रखने का काम भी पेड़ का है। ये सारे काम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हमें इसके लिए करना है रिफॉरेस्टेशन, यानी हमें करना है भैया दोबारा से जंगलों का प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है, पेड़ लगाओ ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं, कम से कम पेड़ काटो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। तो आज तक ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा पूरा योगदान दिया है पेड़ों की रक्षा करने में, जैसे बिश्नोई मूवमेंट। सो 1731 में अमृता देवी बिश्नोई जी ने एक बहुत बड़ा जो है काम किया था। एक राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ मेरे भाई, मुझे अपना महल तैयार करवाना है, बहुत उत्तम क्वालिटी की लकड़ी लेकर आओ। तो वो एक गांव में चले गए, बिश्नोइयों की जगह पर चले गए। बिश्नोई जान दे सकते हैं नेचर के लिए, वो नेचर से बहुत प्यार करते हैं। तो अमृता देवी जी जो थी और उनकी बेटियां जो थी वो वहां पर खड़ी थी, और भी लोग थे। उन्होंने कहा कि यार अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो तुम्हें हमें भी काटना पड़ेगा। अब राजा की परमिशन लेकर आए हुए थे वो लोग, और राजा ने कहकर भेजा था मेरे भाई मुझे तो लकड़ी चाहिए। तो अमृता देवी जी को और उनकी बेटियों को जो है काट दिया गया था। और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक अवार्ड निकाला है, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, यानी जो भी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जंगलों को, जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, एनजीओ लेवल पे कोई बहुत बड़ा काम करेगा तो उसे इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। सिमिलर मूवमेंट हुआ था, चिपको मूवमेंट इन गढ़वाल हिमालय रीजन 1974 के अंदर। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे लकड़ी लेने, वहां पे जो लेडीज थी उन्होंने कहा हम पेड़ से चिपक रहे हैं, अगर लकड़ी चाहिए तो हमें भी काटना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लोगों को काट दें, तो वो चुपचाप चलेगा। तीसरी चीज है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे जॉइंट बेसिस पे, जेएफएम। यानी जंगलों में कुछ लोग रहते हैं आदिवासी जो कि नेचर से बहुत प्यार करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार तुम भी नेचर का फायदा उठाओ, अपने पेड़ पौधे जो है उनको, जिनकी आप रक्षा करते हो, उनको थोड़ा बहुत यूज करो, लकड़ियां लो, यहां से गम्स लो, रेजिन्स लो, फल लो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लो, सेंट्स लो, फूल लो, लेकिन हमें भी जो है थोड़ा बहुत अपना काम करने दो। आप हमारे काम में बाधा मत डालना, गवर्नमेंट के काम में, और आप भी यहां पर रहो और अपने रिसोर्सेज को यूज करो। अब देखो सारे के सारे एक्ट, सबसे पहले एनवायरमेंट एक्ट मैंने बताया था 86 के अंदर, ठीक है। एयर एक्ट बताया था 1981 में, 1987 में अमेंड हुआ था जिसमें नॉइस को ऐड कर दिया गया था। वाटर एक्ट 1974 में सबसे पहले आया था। सीएनजी बसेस जो थी दिल्ली में 2002 में चली। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 1987 में आया, 1989 में इफेक्टिव हुआ, और आपका क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई, और अमृता देवी बिश्नोई जी वाला जो आपका यहां पर इवेंट था 1731, चिपको मूवमेंट 1974 एंड जेएफएम 1980। ऑलराइट, दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये आपका यहां पर चैप्टर खत्म हो गया है। इकोलॉजी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। संडे की छुट्टी है मेरे दोस्त, ठीक है, तो कल कुछ अलग वीडियो लेकर आएंगे। ड्रिलिक्स को इंस्टॉल कर लो, और मेरा भी मंडे को अपडेट आने वाला है तो मैं थोड़ा बिजी रहूंगा इसके अंदर, तो ब्रिलिक्स को इंस्टॉल कर लो एक बार, नीचे दिया हुआ लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में, उससे इसे ज्वाइन करो, और फटाफट जो है इस कम्युनिटी का, दुनिया की सबसे बड़ी आने वाली स्टूडेंट कम्युनिटी का पार्ट बनो। राइट, जुड़े रहो लंबे समय तक, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है मार्क्स अप लर्निंग ऐप एंड ओजोन क्लासेस, दोनों हमारे ही हैं, कहीं भी ज्वाइन हो जाओ। नोट्स आ रहे हैं झटपट 5 मिनट के अंदर, ठीक है। चलो यार, टेक केयर, बाय।